ऑलराइट, तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेटिक फ्लक्स देखते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेट करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग फील्ड लाइन से शो करते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर यदि कोई सरफेस है तो उसके थ्रू फील्ड लाइंस पास करेंगी, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स पास कर रहा है। यदि फ्लैट एरिया ए है और यूनिफॉर्म फील्ड बी में रखा हुआ है, तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है। मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। फ्लैट एरिया ए में यूनिफॉर्म फील्ड बी है, बे रखा हुआ है, और एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल थीटा है, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर है। बी ए कॉस थीटा, तो थीटा 0 डिग्री है। थीटा 0 डिग्री वाला कि एरिया वेक्टर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। तो एरिया वेक्टर यदि मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इस केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मैग्नेटिक फील्ड में से पास हो रही होगी। मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है, इस केस में फ्लक्स मैक्सिमम होगा। फ्लक्स इज मैक्सिमम। ओके, और बाय द वे एरिया वेक्टर तो अप डायरेक्टेड है और मैग्नेटिक फील्ड एरिया के प्लेन में लाई कर रहा है, तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो फ्लक्स इज 0। तो मैक्सिमम फ्लक्स बी ए होगा, मिनिमम फ्लक्स 0 होगा। 0 से बी ए के बीच में लाई करेगा डिपेंडिंग अपॉन एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है। यदि फॉर्मूला से देखें तो टेस्ला मीटर स्क्वायर, तो जो फ्लक्स की यूनिट है वो टेस्ला मीटर स्क्वायर है, जिसको स्पेशल नेम साइंटिस्ट कॉर्नर में दे रखा है वेबर। तो कैपिटल डब्ल्यू स्मॉल बी सिंबल है, 1 वेबर इज 1 टेस्ला मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड जिसको अपन मैग्नेटिक इंडक्शन भी बोलते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी बोलते हैं, उसकी यूनिट हम लोग दूसरे तरीके से भी लिखते हैं। एक तो टेस्ला तो हम लोग लिखते ही है, दूसरी तरह की यूनिट हो जाएगी वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फ्लक्स हम लोग इस तरह से कैलकुलेट करेंगे बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर से। इन केस फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, या मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, या सरफेस कर्व्ड है, या दोनों फैक्टर्स है, सरफेस भी कर्व्ड है और फील्ड भी नॉन यूनिफॉर्म है, तो फिर सरफेस को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके इंटीग्रेट करके फिर हमें टोटल फ्लक्स निकालना पड़ेगा। बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इंटीग्रेशन, वहां से टोटल फ्लक्स आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम लोगों ने देख लिया कि जो फॉर्मूला है वो बी वेक्टर डॉट ए या बी डॉट डी ए इंटीग्रेशन, बी डॉट डी ए इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन वाली सिचुएशन कैसी है? मान लीजिए एक यूनिफॉर्म ये स्ट्रेट वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है, स्ट्रेट लॉन्ग वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रही है, और एक रेक्टेंगुलर कोप्लेनर एरिया है पी क्यू आर एस। ये ए है, ये बी है, और ये डायमेंशन सी है, और हमें इस कॉइल के थ्रू फ्लक्स निकालना है। तो वायर का फील्ड हमें मालूम है कि कितना है, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर है, डिस्टेंस के साथ वेरी करेगा। डायरेक्शन हमारी कांस्टेंट है, टीएल क्रॉस आर से फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड आ रही है, फील्ड की डायरेक्शन इनवर्ड है, बट फील्ड आर के साथ में इस तरह से वेरी कर रहा है। तो यदि हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक्स पे जाएंगे और एक्स पे जाके डीएक्स विड्थ की स्ट्रिप लेंगे। ये डीएक्स विड्थ की स्ट्रिप ली, तो इस डीएक्स विड्थ में हम फील्ड को यूनिफॉर्म मान सकते हैं क्योंकि एक्स में वेरिएशन बिल्कुल नेग्लिजिबल है। तो इस डीएक्स विड्थ में जो फ्लक्स होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, ये तो फील्ड हो गया वायर का, इनटू लेंथ सी है, विड्थ डीएक्स है, तो सी डीएक्स, और इसको इंटीग्रेट करना है हमें। क्लोजेस्ट साइड ए पर है, फारदेस्ट ए प्लस बी पे है, ए टू ए प्लस बी, तो ये फ्लक्स की वैल्यू आ रही है म्यू नॉट आई बाई 2 पाई सी। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स आएगा, जिसमें लिमिट प्लेस करेंगे तो एल एन ए प्लस बी माइनस एल एन ए, और एल एन ए प्लस बी माइनस एल एन ए, दैट इज एल एन ऑफ ए प्लस बी बाई ए, तो ये हमारा हो जाएगा एल एन ऑफ ए प्लस बी बाई ए, है ना। लॉग ए माइनस लॉग बी इज लॉग ए बाई बी, तो अपन जब म्यू नॉट आई अब सी अपॉन 2 पाई 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन एल एन एक्स लिमिट प्लेस कर रहे हैं तो एल एन ए प्लस बी माइनस एल एन ए, दैट इज एल एन ऑफ ए प्लस बी अपॉन ए, तो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। तो ऐसे इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा। बट बाय द वे ये कॉइल की डायमेंशन बहुत छोटी होती, मान लीजिए 1 मीटर की दूरी पे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, तो 1 मीटर की दूरी पे यदि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है तो फिर हम फील्ड में वेरिएशन को इग्नोर कर सकते हैं। कॉइल के सेंटर पे जितना फील्ड है वही पूरे एरिया में फील्ड लेते हुए हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिख सकते हैं बी इंटू एरिया, फिर हमें इंटीग्रेट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, है ना। तो फैराडेज लॉ के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें मैग्नेटिक फ्लक्स इंटीग्रेट करके निकालना होगा। तो उसके लिए हम लोगों ने ये देखा प्रोसीजर, या तो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर या बी डॉट डी ए इंटीग्रेशन। नेक्स्ट आते हैं हम लोग फैराडेज लॉज। तो फैराडे ने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे ये प्रूव किया कि whenever there is change in magnetic flux through a loop, there is an induced EMF. Whenever there is change in magnetic flux through a loop, there is an induced EMF, and this induced EMF lasts as long as the changes persist. जब फ्लक्स चेंज होगा किसी लूप के थ्रू तो ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ तब तक आता रहेगा जब तक फ्लक्स चेंज होता रहेगा। जैसे ही फ्लक्स चेंज होना बंद हो जाएगा तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। ये फर्स्ट लॉ है। एंड सेकंड लॉ है द इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। तो टाइम की लिमिटेशन की वजह से हम क्योंकि टॉपिक फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं, हम रिवाइज कर रहे हैं, तो मैं वो एक्सपेरिमेंट्स को स्किप कर रहा हूं, वो लेंजेस लॉ में आ जाएंगे, हमारे क्वेश्चंस में आ जाएंगे। मैंने डायरेक्टली यहाँ पे लॉ इंट्रोड्यूस किया। ध्यान रहे हमारा ये रिवीजन इंटेंसिव होना चाहिए, जो एक्चुअली काम की चीजें हैं, जहां से क्वेश्चंस आते हैं, जो थ्योरी को समझने के लिए चाहिए, वहां ज्यादा टाइम स्पेंड होना चाहिए, और जो इंट्रोडक्टरी चीजें जो फर्स्ट टाइम पढ़ते वक्त रेलेवेंट होती है उनको जस्ट हमें पढ़ना, इंट्रोडक्शन के हिसाब से देखना है, उन पे ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करना है, तभी हम इफेक्टिवली रिवाइज कर पाएंगे। और यही चीज आपको नोट्स पढ़ते वक्त भी ध्यान रखना है। नोट्स ऐसा नहीं है कि आप जब रिवाइज करते हैं ना तो बच्चों को ऐसा लगता है कि यार इतने सारे चैप्टर कैसे करेंगे, आज एक दिन में 4 चैप्टर कैसे रिवाइज करेंगे। तो देखिए इट इज जस्ट अ गेम ऑफ माइंडसेट। आप दिमाग में पहली बार नहीं पढ़ रहे हैं, आपने एटलीस्ट कोचिंग में, स्कूल में उस चैप्टर को पढ़ा है,
और उसके बाद में उसको रिवाइज कभी ना कभी किया होगा, तो कुछ तो चीजें आपको आती हैं। अब उसी पे आपको रीइंफोर्समेंट करना है, उस पर बिल्ड ऑन करना है। तो दिमाग में ये लेके मत चलें कि यार पहली बार पढ़ रहा हूं, आप ये दिमाग में खुद के साथ कम्युनिकेशन करें कि यार ये अब रिवाइज कर रहा हूं। तो चैप्टर में जो आप देखेंगे तो की कॉन्सेप्ट्स आप अंडरलाइन करते हुए चलें, फॉर्मुलाज अंडरलाइन करते हुए चलें, अलग से नोटबुक में लिखते हुए चलें। इस तरह से थोड़ा फास्ट रिवाइज करने की कोशिश करिए, एग्जाम्पल साथ के साथ सॉल्व करिए, माइंडसेट चेंज करें। रिवीजन को ऐसा नहीं लगे बहुत लंबा काम है, आप चीजें पहले पढ़े हुए हो, उनको अच्छी तरह से अरेंज करनी है, उनको रीइंफोर्स करना है। ओके, तो फैराडेज लॉ में पहला पार्ट था कि भाई व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड विद अ लूप देयर इज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ लास्ट्स एज लॉन्ग एज द चेंजेस परसिस्ट। सेकंड पार्ट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू नेगेटिव टाइम ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। तो हम लोगों ने कहा ई बराबर माइनस डी फाई बाई डी टी। तो जितना तेजी से फ्लक्स चेंज होगा ईएमएफ उतना ही ज्यादा आएगा, और यदि फ्लक्स की रेट ऑफ चेंज जीरो है तो ईएमएफ जीरो हो जाएगा। दोस्तों यदि कॉइल में n टर्न्स हैं और हर टर्न के थ्रू सेम फ्लक्स पास हो रहा है, तो ऐसे में हर टर्न में ईएमएफ डी फाई बाई डी टी आएगा, तो ऐड होकर टोटल ईएमएफ हो जाएगा माइनस एन डी फाई बाई डी टी। तो फॉर अ कॉइल ऑफ n टर्न्स ईएमएफ इज माइनस एन डी फाई बाई डी टी। माइनस साइन के रेलेवेंस ईएमएफ का सेंस निकालने के लिए, करंट का सेंस निकालने के लिए, जिसको अपन आगे देखेंगे। तो इंड्यूस ईएमएफ इज माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अब लूप में कितनी करंट फ्लो होगी, तो ध्यान रहे यदि लूप ओपन है तब भी ईएमएफ तो जनरेट होगा, लूप यदि ओपन है क्लोज नहीं है तब भी ईएमएफ तो जनरेट होगा, बट करंट तभी फ्लो होगी जबकि लूप का रेजिस्टेंस फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो उसके लिए लूप का कंडक्टिंग होना और क्लोज होना जरूरी है। यदि क्लोज कंडक्टिंग लूप है जिसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है और उसमें इंड्यूस ईएमएफ माइनस एन डी फाई बाई डी टी आ रहा है, तो ऐसे में जो इंड्यूस करंट होगी वो होगी हमारी माइनस एन डी फाई बाई डी टी अपॉन कैपिटल आर। तो ये इंड्यूस करंट होगी। अब सर्किट में कितना चार्ज फ्लो करेगा टाइम इंटरवल 0 से t में, तो अपन आई को इंटीग्रेट करेंगे, आई डी टी इंटीग्रेशन, तो वो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा चार्ज फ्लो का फॉर्मुला आएगा माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन आर, एन डेल्टा फाई अपॉन आर। तो यहां पे देखिए ये पॉइंट नोट करने वाला है कि ईएमएफ एंड आई, ई एंड आई डिपेंड ऑन ड्यूरेशन डेल्टा टी in which flux is changed, but delta Q depends only on delta phi, not on delta T। आप मान लीजिए 10 वेबर का चेंज कर रहे हैं, तो 10 वेबर का चेंज चाहे 10 सेकंड्स में करें या 10 डेज में करें, इस फ्लक्स चेंज के लिए जो चार्ज फ्लो होगा वो सेम होगा, बट करंट कितनी जनरेट होगी, ईएमएफ कितना जनरेट होगा, उस पर डिपेंड करेगा कि फ्लक्स की रेट ऑफ चेंज क्या है। यदि आप रैपिड रेट से चेंज कर रहे हो, ज्यादा रेट से चेंज कर रहे हो, तो ईएमएफ ज्यादा आएगा, और आप स्लोली चेंज कर रहे हो तो ईएमएफ कम आएगा। तो फ्लक्स और ईएमएफ और करंट रेट पे डिपेंडेंट है, जबकि चार्ज जो है वो केवल चेंज पे डिपेंडेंट है कि फ्लक्स में चेंज कितना हुआ। इन केस दोस्तों यदि एवरेज ईएमएफ निकालना है, तो एवरेज ईएमएफ के लिए हम लोग लिख लेंगे ई एवरेज इज माइनस एन डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, ये। और इंड्यूस करंट एवरेज के लिए हम लोग लिख लेंगे ई एवरेज अपॉन कैपिटल आर, ये हमारी इंड्यूस एवरेज इंड्यूस करंट हो जाएगी। ठीक है, अब तो यानी कि ईएमएफ जनरेट कैसे कर सकते हैं, फ्लक्स को चेंज करके ईएमएफ जनरेट कर सकते हैं। अब फ्लक्स है हमारा बी डॉट ए, बी ए कॉस थीटा, तो कॉइल के लोकेशन में मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करा के अपन फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, कॉइल का एरिया चेंज करके हम लोग फ्लक्स चेंज कर सकते हैं, कॉइल के एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल चेंज करके, यानी कि कॉइल को रोटेट करा के हम फ्लक्स चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से किसी भी तरह से चाहे मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो, एरिया चेंज करो या कॉइल को रोटेट करो, यदि फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। तो आपके पास फैराडेज लॉज में जो प्रॉब्लम्स होंगी उनमें हमें कॉइल गिवन होगी, मैग्नेटिक फील्ड में रखी हुई होगी, या तो हमें किसी स्पेसिफिक मोमेंट पे ईएमएफ पूछा है, करंट पूछिए, और या फिर हमें एवरेज ईएमएफ एवरेज करंट पूछिए। यदि एवरेज पूछा है तो हम टी फाइनल पे फ्लक्स लिखेंगे, टी इनिशियल पे फ्लक्स लिखेंगे, एंड देन ई एवरेज इज माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी, और ऐसे करंट हो जाएगी ई एवरेज अपॉन आर। और किसी इंस्टेंट पे यदि ईएमएफ या करंट निकालनी है तो टाइम टी पे हम लोग फ्लक्स लिखेंगे और उसको डिफरेंशिएट करके ई बराबर माइनस एन डी फाई बाई डी टी से हम लोग ईएमएफ निकालेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चार्ज फ्लो और ये आ रहा है। मोस्टली प्रॉब्लम सॉल्व करते वक्त हम लोग क्या करेंगे, हम ईएमएफ में मॉड ले लेंगे, तो माइनस साइन को हम इंटरप्रेट यहां पे नहीं करेंगे, हम ईएमएफ का सेंस या करंट का सेंस लेंजेस लॉ से निकाल लेंगे और यहां ईएमएफ का मॉड ले लेंगे। ओके, तो फैराडेज लॉज हम लोगों ने देखे। अब एसी जनरेटर, फैराडेज लॉ पे बेस्ड एसी जनरेटर जिससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो एसी जनरेटर में हमारे पास एक कॉइल है जिसको कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे हैं। सिंप्लिसिटी के लिए हम लोग यूनिफॉर्म फील्ड ले रहे हैं और कॉइल का एरिया ए ले रहे हैं, और टी बराबर 0 पे अज्यूम कर रहे हैं कि कॉइल का प्लेन मैग्नेटिक फील्ड के नॉर्मल है, यानी कि कॉइल का एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में 0 डिग्री एंगल है। कॉइल को अपनी एक्सिस के अबाउट, कॉइल को किसी एक्सिस के अबाउट कांस्टेंट स्पीड से रोटेट करा रहे हैं। तो फ्लैट एरिया ए की कॉइल है जिसको कांस्टेंट एंगुलर स्पीड ओमेगा से यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट करा रहे हैं। तो टाइम टी में ओमेगा टी एंगल से टर्न हो जाएगी, है ना। शुरुआत में जो कॉइल है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है। अब टाइम टी में कॉइल हमारी रोटेट कर गई, तो कॉइल का एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के साथ में ओमेगा टी एंगल पर आ गया, तो फ्लक्स हो गया हमारा बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस ओमेगा टी, और डिफरेंशिएट करेंगे तो ईएमएफ माइनस एन डी फाई बाई डी टी, तो हो गया एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, है ना। तो टी बराबर 0 पे, टी टाइम टी पे फ्लक्स हो गया हमारा बी ए कॉस ओमेगा टी, और इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो ईएमएफ आ रहा है हमारा
ईएमएफ यहाँ पे लिख लेते हैं। तो जो ईएमएफ आ रहा है इसको डिफरेंशिएट करने पे ईएमएफ इज माइनस एन डी फाई बाई डी टी, दैट इज एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा। तो हम देख रहे हैं फ्लक्स कॉस में है और ईएमएफ साइन में है, दोनों के बीच में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। जिस समय फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जिस समय फ्लक्स मैक्सिमम होगा, जैसे यहाँ पे फ्लक्स मैक्सिमम है, तो फ्लक्स मैक्सिमम है कॉस ओमेगा टी 1 है, तो जो ईएमएफ है वो इस समय 0 होगा। और इस सिचुएशन में फ्लक्स 0 है, इस सिचुएशन में फ्लक्स 0 है, कॉस ओमेगा टी 0 है, तो साइन ओमेगा टी प्लस माइनस 1 होगा, यानी कि ईएमएफ मैक्सिमम होगा, ई मैक्सिमम। तो फ्लक्स और ईएमएफ के बीच में पाई बाई 2 का फेज डिफरेंस है। जिस समय फ्लक्स मैक्सिमम है उस समय ईएमएफ 0 है, और जिस समय फ्लक्स 0 है उस समय ईएमएफ मैक्सिमम है। ईएमएफ फ्लक्स का फॉर्मूला बी ए कॉस ओमेगा टी, ईएमएफ का फॉर्मूला एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। ईएमएफ की जो पीक वैल्यू है एन ए बी ओमेगा, दिस इज पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, तो ये हमें याद रखना है। ईएमएफ की पीक वैल्यू एन ए बी ओमेगा, ईएमएफ के टाइम टी पे वैल्यू है एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी में फ्लक्स था एक्चुअली, ये यहाँ पे करेक्शन होके ये साइन ओमेगा टी। तो ईएमएफ एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, और ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू एन ए बी ओमेगा, और फेज डिफरेंस बिटवीन द फ्लक्स एंड ईएमएफ इज पाई बाई 2। फ्लक्स फेज डिफरेंस पाई बाई 2 का मतलब है कि जिस समय ईएमएफ मैक्सिमम है उस समय फ्लक्स 0, और जिस समय ईएमएफ 0 उस समय फ्लक्स मैक्सिमम। ठीक है, तो अपन एक बार स्कीमेटिक्स डायग्राम को और देख लेते हैं, इस डायग्राम को। तो यहाँ पे देखिए मैग्नेट्स के बीच में कॉइल रखी हुई है, और ये स्लिप रिंग्स है। कॉइल का एक टर्न यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है, कॉइल का दूसरा एंड यहाँ पे कनेक्ट हो रहा है। तो स्लिप रिंग्स रोटेट कर रही है, स्लिप रिंग्स, और ये कॉइल के एंड जो है ये कंटिन्यूसली रोटेट कर रहे हैं। और एक्सटर्नल सर्किट का यहाँ कार्बन ब्रश लगा हुआ है, एक कार्बन ब्रश यहाँ है, कार्बन ब्रश यहाँ, ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्ट के लिए, और एक्सटर्नल सर्किट यहाँ पे कनेक्टेड है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम कॉइल को रोटेट करा रहे हैं, फ्लक्स चेंज हो रहा है, उससे ईएमएफ आ रहा है। ईएमएफ की पीक वैल्यू एन ए बी ओमेगा। फ्रेंड्स ये एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जेईई मेंस में ढेरों क्वेश्चंस 23, 22, 21 में यहाँ इस सेक्शन से आए हुए हैं। तो अपने को ये पूरा अच्छे से फॉर्मुला याद करना है कि फ्लक्स एन ए बी कॉस ओमेगा टी, ईएमएफ एन ए फ्लक्स बी ए कॉस ओमेगा टी, ईएमएफ एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, ईएमएफ की पीक वैल्यू एन ए बी ओमेगा, एंड ईएमएफ और फ्लक्स के बीच में जो फेज डिफरेंस है वो पाई बाई 2 के बराबर है। और पाई बाई 2 फेज डिफरेंस का क्या मतलब होता है वो भी अपन ने देख लिया। उसके बाद में कई बार क्या है, जैसे यहाँ पे एवरेज पावर एवरेज करंट पूछी है ना, तो जो करंट होगी वो ई बाई आर हो जाएगी, दैट इज एन ए बी ओमेगा बाई आर साइन ओमेगा टी। अब हमसे एवरेज पावर पूछा है, एवरेज पावर इज ई स्क्वायर बाय आर एवरेज। गाइस ये अपन ऑल्टरनेटिंग करंट्स में देखेंगे, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई का एक साइकिल में या बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन में एवरेज जो होगा वो हाफ के बराबर होगा। ये हम ध्यान रखेंगे, ऑलरेडी आपको ध्यान होगा ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई या कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाई का एक साइकिल में एवरेज हाफ के बराबर होगा। तो पी एवरेज, तो जब हम ईएमएफ को स्क्वायर करेंगे और एवरेज लेंगे तो यहाँ पे हाफ का फैक्टर आ जाएगा। तो एन स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये तो ई स्क्वायर का एवरेज हो गया, एंड डिवाइडेड बाय आर, ये हमारी एवरेज पावर होगी। तो इस तरह से ये एसी जनरेटर काम फिनिश हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, तो ये हमारा फैराडेज लॉ वाला सेक्शन फिनिश हुआ। एक्सटेंसिवली हम लोगों ने एग्जांपल देखे, और आपने देखे ज्यादातर एग्जांपल किस पे बेस्ड है, फैराडे एसी जनरेटर पे बेस्ड है। तो एसी जनरेटर में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए कि एरिया वेक्टर स्टार्टिंग में मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, प्लेन नॉर्मल है, फ्लक्स बी है कॉस ओमेगा टी, इंड्यूस्ड ईएमएफ एन ए बी ओमेगा साइन ओमेगा टी। और किसी टाइम पे यदि पूछा है तो आप देख लो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड में कितना एंगल है, उसके हिसाब से अपने रखना है। तो ये सेक्शन इंपॉर्टेंट था, क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, अपने बार बार देखे। अब नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं लेंजेस लॉ पे। तो फैराडे और लेंजेस कंटेम्प्रेरी साइंटिस्ट थे, समकालीन साइंटिस्ट थे। लेंस ने एनर्जी कंजर्वेशन के बेसिस बोला, इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन के लिए लॉ प्रोवाइड किया हम लोगों ने, है ना, प्रोवाइड किया। तो इंड्यूस करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो जो उसके जनरेशन का कॉज है उसका अपोज करे। जिस रीजन से करंट इंड्यूस हो रही है, इंड्यूस करंट की डायरेक्शन उस रीजन का ही अपोज करेगी। The polarity of induced EMF is such that it tends to produce a current which opposes the change that produces it, है ना। तो ये हमें as such एकदम फॉर्मल डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, बस induced डायरेक्शन ऑफ induced current is such that it opposes the very change which has produced it। तो दोस्तों जो ये EMF जनरेट होता है, करंट इंड्यूस होती है, वो फ्लक्स चेंज की वजह से होती है। तो मान लीजिए फ्लक्स बढ़ रहा है, मान लीजिए फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है, इंड्यूस करंट का कॉज क्या है कि फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है। तो ऐसे केस में MF ऑफ I induced is opposite to B existing। जो existing B है उसके ऑपोजिट EMF आएगा। इंड्यूस करंट ऐसे आएगी, यदि मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट ऐसे आएगी कि उस इंड्यूस करंट का फील्ड एग्जिस्टिंग फील्ड के ऑपोजिट आए, ताकि इंक्रीजिंग फ्लक्स का अपोज हो। यही मान लीजिए फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स कम हो रहा है, तो ऐसे केस में मैग्नेटिक फील्ड, या अपन इसको ऐसे लिखते हैं, B ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज पैरेलल टू B एग्जिस्टिंग। जो एग्जिस्टिंग फील्ड है, जो एग्जिस्टिंग फील्ड है उसके पैरेलल आएगा। यदि फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट का फील्ड एग्जिस्टिंग फील्ड के ऑपोजिट आएगा, और फ्लक्स कम होगा तो इंड्यूस करंट का फील्ड एग्जिस्टिंग फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। दोस्तों इसी को फोर्स के टर्म्स में देखें तो फ्लक्स यदि बढ़ेगा तो ऐसे में रिपल्सिव फोर्स, रिपल्शन
बिटवीन एडजेसेंट सर्किट्स, रिपल्शन बिटवीन एडजेसेंट सर्किट्स। यदि फ्लक्स बढ़ेगा तो बढ़ने का अपोजिशन कैसे करेंगे, रिपेल करेंगे कि दूर जाए, जिससे फ्लक्स कम हो। और यदि फ्लक्स कम होगा, यदि हमारा फ्लक्स कम होगा तो ऐसे में अट्रैक्शन आएगा बिटवीन एडजेसेंट सर्किट। तो ये बेसिक गाइडलाइन होगी। फ्लक्स बढ़ेगा तो इंड्यूस करंट का फील्ड एग्जिस्टिंग फील्ड के ऑपोजिट आएगा, अट्रैक्टिव रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा। और फ्लक्स कम होगा तो इंड्यूस करंट का फील्ड एक्जिस्टिंग फील्ड की डायरेक्शन में आएगा और अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा, है ना। इसी गाइडलाइन पे हम लोग लेंजेस लॉ से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेंजेस लॉ एनर्जी कंजर्वेशन बेस्ड है। एनर्जी कंजर्वेशन, यदि लेंजेस लॉ को फॉलो करेंगे तो एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड करेगा, अदरवाइज वायलेट हो जाएगा। तो लेंजेस लॉ इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल। तो देखिए, जैसे कुछ इलस्ट्रेशन लेते हैं अपन। यहाँ पे एक लूप है और इसमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, तो एग्जिस्टिंग फ्लक्स अंदर है। देखिए, फ्लक्स स्केलर है। जब हम फ्लक्स की डायरेक्शन बोलते हैं, फ्लक्स इनवर्ड या आउटवर्ड बोलते हैं, तो हमारा कहने का मतलब फ्लक्स से एसोसिएटेड जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन। यदि फ्लक्स इनवर्ड है तो यानी कि फ्लक्स से एसोसिएटेड मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे ऑन इंक्रीजिंग, दिया हुआ है कि हम यदि मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएं तो इंड्यूस करंट किधर आएगी, तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो ऐसे में इनसाइड फ्लक्स बढ़ रहा है, इनसाइड फ्लक्स बढ़ रहा है तो इंड्यूस करंट का फील्ड आउट आना चाहिए। तो थंब आउट डालो, थंब आउट डाल रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रही है, सो इंड्यूस करंट इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखें। यहां पे हमारे पास एक कॉइल है और उसकी एक्सिस पे अपने मैग्नेट ड्रॉप कर दी। तो कॉज क्या है, कॉज है कि डाउनवर्ड फ्लक्स, नॉर्थ पोल से फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, तो डाउनवर्ड फ्लक्स मैग्नेट के क्लोज आने की वजह से बढ़ रहा है ना। पाई डाउन इज इंक्रीजिंग, डाउनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है। तो अपोज करने के लिए इंड्यूस करंट का फील्ड अप आना चाहिए। दोस्तों, कोई भी सर्कुलर एलिमेंट का फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, सीधे आपके फिंगर्स को घुमा के करंट के सेंस में। तो इंड्यूस, तो जो मैग्नेट है उसका फील्ड डाउन बढ़ रहा है, जैसे जैसे क्लोज आ रही है फील्ड बढ़ रहा है, तो हम बोलेंगे डाउनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, तो इंड्यूस करंट का फ्लक्स अप आना चाहिए। तो अपना थंब अप प्लेस करो, तो थंब अप प्लेस कर रहे हैं तो हमारी करंट जो आ रही है ऊपर से देखने पे, ऊपर से देखने पे एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। देखिए, एंटी क्लॉक व्यूअर के लोकेशन में डिपेंडेंट है, तो यहाँ जो फिगर दिया हुआ है ऊपर के पर्सपेक्टिव से दिया हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज करंट आ रही है। ठीक है, फोर्स की टर्म्स में देखें तो नॉर्थ पोल क्लोज आ रहा है, नॉर्थ पोल क्लोज आने की वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है, तो यानी कि रिपल्शन जनरेट होना चाहिए। रिपल्शन कब जनरेट होगा, जबकि इधर नॉर्थ बने और इधर साउथ बने, तब रिपल्शन जनरेट होगा। तो नॉर्थ, जब अपन करंट के सेंस में फिंगर्स को घुमाते हैं तो जिधर थंब आता है वो नॉर्थ होता है, तो करंट के सेंस में फिंगर्स को घुमा रहे हैं तो थंब ऊपर आ रहा है, तो नॉर्थ ऊपर है, तो ऐसे हमें करंट ऐसे आ रही है। जब ये मैग्नेट क्रॉस करके, जब ये मैग्नेट क्रॉस करके नीचे चली जाएगी, तो अब नीचे नॉर्थ है और साउथ है और ये अवे जा रही है। तो अब कॉज क्या है, कॉज ये है कि डाउनवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है। डाउनवर्ड फ्लक्स जो है, डाउनवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है, तो डाउनवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है, तो ऐसे केस में हमें क्या करना है, ऐसे मैग्नेट अवे जा रही है तो डाउनवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है, तो हमें डाउनवर्ड फ्लक्स बढ़ाना है। डाउनवर्ड फ्लक्स बढ़ाना है तो थंब नीचे डालो, तो थंब नीचे डालोगे तो करंट ऐसे आ रही है, क्लॉकवाइज करंट आ रही है। तो पहले एंटी क्लॉकवाइज करंट थी, अब क्लॉक आ रही है, ये बीच में कहीं पे जीरो होगी। तो यदि ग्राफ देखना है तो ऐसा ग्राफ चूज करना है जिसमें डायरेक्शन रिवर्स हुई हो, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव, या पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, तो करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो गई। अब इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा, क्योंकि अब साउथ पोल अवे जा रहा है तो फ्लक्स रिड्यूस हो रहा है, तो अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होगा, यानी कि नीचे नॉर्थ बनेगा और ऊपर साउथ बनेगा। तो नॉर्थ नीचे तो थंब नीचे, तो भी इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज आ रही है। ओके, अब देखिए, जैसे मैग्नेट को गिरा रहे हैं तो मैग्नेट फ्री फॉल करेगी, यानी कि एक्सेलरेशन जी होगा, बट इस इंड्यूस करंट की वजह से फोर्स अप लगेगा, रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। तो जो मैग्नेट फॉल करेगी वो जी से लेस एक्सेलरेशन से फॉल करेगी, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स अप लग रहा है। ऐसे यहां पे देखें तो यहां पे मैग्नेट जी से फॉल करती है यदि कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं होता तो, बट ऊपर अट्रैक्टिव मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन जी से कम होगा। तो जब मैग्नेट ऐसे कॉइल की एक्सिस पे गिर रही है तो एक्सेलरेशन जी से कम है। जितनी ज्यादा इंड्यूस करंट होगी, मैग्नेटिक फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, तो एक्सेलरेशन जी से उतना ही छोटा होगा। तो मान लीजिए दो अलग अलग टेम्परेचर्स पे अपन डील कर रहे हैं। मान लीजिए टेम्परेचर T1 टेम्परेचर T2 से बड़ा है, कंडक्टिंग लूप है, कंडक्टिंग लूप है, टेम्परेचर T1 T2 से बड़ा है, तो रेजिस्टेंस जो है कॉइल 1 का वो कॉइल 2 से ज़्यादा होगा, यानी कि इंड्यूस करंट कॉइल 1 में कम होगी कॉइल 2 से, यानी कि रिपल्सिव फोर्स या अट्रैक्टिव फोर्स भी कम होगा कॉइल 1 में। रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स कम होगा यानी कि एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा। तो फर्स्ट कॉइल में एक्सेलरेशन ज्यादा, दोनों ही एक्सेलरेशन जी से छोटे होंगे, बट फर्स्ट कॉइल में कम होगा। क्यों? क्योंकि फर्स्ट कॉइल में इंड्यूस करंट कम आ रही है, तो अपोजिंग मैग्नेटिक फोर्स कम आ रहा है, तो नेट डाउनवर्ड फोर्स ज्यादा है, इसीलिए एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। तो ऐसे टेम्परेचर्स पे कंपेयर करा लेते हैं, है ना। यही मान लीजिए यहाँ पे कॉइल में अपन ने कट लगा रखा है और फिर मैग्नेट को गिराया है, तो कॉइल में कट लगा हुआ है तो फिर इंड्यूस करंट नहीं आएगी दोस्तों, क्योंकि इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है। इंड्यूस करंट नहीं आएगी तो कोई मैग्नेटिक फोर्स भी नहीं आएगा, तो ऐसे में हमारी जो मैग्नेट है वो जी एक्सेलरेशन से ही फॉल करेगी। तो ये आप लोगों ने यहाँ पे सेक्शन देखा। ऐसे ही यहाँ पे एक फिगर है जिसमें कि इतने रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है, कॉइल अंदर एंटर कर रही है, पूरी अंदर आ गई और फिर बाहर निकल रही है, और हमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन देखनी है। तो जब कॉइल अंदर एंटर कर रही है तो इनवर्ड जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है वो बढ़ता जा रहा है, तो हम बोलेंगे इनवर्ड फ्लक्स बढ़ रहा है, तो अपोज करने के लिए इंड्यूस करंट का फील्ड आउट आना चाहिए।
तो इंड्यूस करंट का फील्ड आउट लो, यानी करंट एंटी क्लॉक आ रही है। जब कॉइल पूरी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ गई तो फिर फ्लक्स चेंज ही नहीं हो रहा है, तो इसलिए ईएमएफ जीरो, करंट जीरो। अब कॉइल बाहर निकल रही है, कॉइल बाहर निकल रही है तो इनवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है क्योंकि फील्ड के अंदर एरिया कम हो रहा है। तो ऐसे में इंड्यूस करंट का फील्ड एग्जिस्टिंग फील्ड की डायरेक्शन में आना चाहिए, यानी कि अंदर आना चाहिए। तो दैट मींस करंट क्लॉकवाइज आनी चाहिए। तो ऐसे अपन देख रहे हैं। ऐसे नीचे वाले एग्जांपल में देखें अपन, एक वायर है और कोप्लेनर लूप रखी हुई है, और व्हेन द लूप मूव्स अवे, लूप को हम अवे मूव करा रहे हैं, इधर मूव करा रहे हैं। तो दोस्तों अवे मूव करा रहे हैं तो वायर का जो फील्ड है वो इनवर्ड है, तो हमारा इनवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है क्योंकि लूप अवे जा रही है। तो इनवर्ड फ्लक्स कम हो रहा है क्योंकि लूप अवे जा रही है, तो इंड्यूस करंट का फील्ड इनवर्ड ही आना चाहिए, यानी कि करंट क्लॉकवाइज आनी चाहिए। तो करंट क्लॉकवाइज, या फोर्स से देखना चाहते हैं तो इनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप होना चाहिए। तो अट्रैक्टिव फोर्स, तो फोर्स जो डिसाइड होगा वो इस वाली साइड से डिसाइड होगा क्योंकि ये क्लोजेस्ट है ना। तो हमने मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में पढ़ा हुआ है कि पैरेलल करंट्स अट्रैक्ट एंड एंटी पैरेलल करंट्स रिपेल। तो हमें यहाँ अट्रैक्शन चाहिए, यानी करंट पैरेलल आनी चाहिए, मतलब इस तरफ आनी चाहिए, तो इंड्यूस करंट क्लॉकवाइज आनी। तो ये ओके, तो ये हम लोगों ने फैराडेज लॉ, लेंजेस लॉ एंड मैग्नेटिक फ्लक्स इस पे बेस्ड एग्जांपल्स कर लिए। अब अपन नेक्स्ट सेक्शन पे आते हैं। तो दोस्तों फैराडेज लॉ तो कह रहा है कि जब जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, जब जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा। अब बैकग्राउंड में ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से ईएमएफ आ रहा है? तो बैकग्राउंड में दो सिचुएशंस होती हैं। हम एक्चुअली ये फ्लक्स चेंज से ईएमएफ आता है तो ऑब्जर्वेशन है कि जब जब फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ होगा, बट हो क्या रहा है जिसकी वजह से ईएमएफ आ रहा है? तो उसमें दो सिचुएशन होती है। एक सिचुएशन जिसको मोशनल ईएमएफ बोलते हैं, जहां पे कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो रहा है, वहां से ईएमएफ आ रहा है, उसको मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। और दूसरी कैटेगरी जिसमें कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड से इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, और उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड से ईएमएफ आता है, वो हमारी सेकंड कैटेगरी है। सेकंड कैटेगरी हमारी जेईई मेन बिटसेट के सिलेबस में नहीं है। तो जो ईएमएफ जनरेशन है, जितनी भी ईएमएफ जनरेशन की सिचुएशन है, वो ईएमएफ जनरेशन की सिचुएशन में दो केसेस हैं। केस वन, मोशनल ईएमएफ, जहां पे कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, चार्ज सेपरेशन हो रहा है और उससे इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है। और दूसरी कैटेगरी है टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड की, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ वेरी कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड से इंड्यूस ईएमएफ आ रहा है। तो जेईई मेंस बिटसेट में ये वाली कैटेगरी नहीं है, एडवांस में ये वाली कैटेगरी है। तो मोशनल ईएमएफ की बात करना। तो देखिए मोशनल ईएमएफ की डेरिवेशन की एक एक स्टेप इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझाता हूं। हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है, ऐसे एक कंडक्टिंग रॉड है, मैं अलग से पेपर में अलग से एक शीट में समझाता हूं। तो हमारे पास मान लीजिए ये एक कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टर, ध्यान रहे मोशनल ईएमएफ में कंडक्टर, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे तो वहां कोई मोशनल ईएमएफ नहीं आएगा, तो ये कंडक्टिंग के लिए है। तो हमारे पास एक कंडक्टिंग रॉड है AB, और इसको हम मूव करा रहे हैं, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे हैं। तो कंडक्टिंग रॉड में जितना भी चार्ज है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उन सब पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में बाउंड है, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स में जो बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है वो भी बाउंड है, वो भी रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। बट फ्री इलेक्ट्रॉन एकदम फ्री है, एकदम स्ट्रे है। जैसे अनफोकस स्टूडेंट्स, जैसे कोई नोटिफिकेशन आया फट से उधर चले गए, फिर कुछ और डिस्टर्बेंस आया फट से उधर चले गए, उनका फोकस एक जगह नहीं होकर कोई भी उनको ड्रिफ्ट करा के ले जाता है। कोई भी डिस्टर्बेंस आएगा वो ड्रिफ्ट हो जाएंगे। तो फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे कोई फोर्स लगेगा तो वो रिस्पॉन्ड करेंगे, है ना। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे माइनस EV क्रॉस B इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, कितना? माइनस EV क्रॉस B। यदि रॉड V वेलोसिटी से मूव कर रही है तो रॉड के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उन पे माइनस QV क्रॉस B, तो माइनस EV क्रॉस B इतना फोर्स लगेगा। कितना लगेगा? V अंदर है, V इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो V क्रॉस B, राइट हैंड थंब पाम रूल से V क्रॉस B ऊपर आ रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन से फोर्स नीचे लगेगा। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्यूमुलेट होने लगेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स इधर एक्यूमुलेट होने लगेंगे। इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन्स की स्केसिटी होगी, इधर प्लस चार्ज आएगा। तो अंदर एक इलेक्ट्रॉन जो है उस पर मैग्नेटिक फोर्स नीचे आ रहा है, इससे फ्री इलेक्ट्रॉन सेपरेट हुए। अब ये जो माइनस और प्लस सेपरेट हुए हैं, इनसे सेपरेशन से इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, जो कि प्लस से माइनस की तरफ होगा, यानी कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी। तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ होगा, तो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड से जो हमारा फोर्स आएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट, तो इलेक्ट्रिक फोर्स इस तरफ आएगा। कितना आएगा? इलेक्ट्रिक फोर्स आएगा माइनस E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स आएगा। दोस्तों जब तक ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स से छोटा रहेगा, इलेक्ट्रॉन सेपरेट होते जाएंगे, होते जाएंगे, होते जाएंगे, और कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स इनफाइनाइट है, अबंडेंट है, तो इलेक्ट्रॉन सेपरेट होते जाएंगे तब तक जब तक कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स मिलके कैंसिल नहीं हो जाए, बराबर 0। तो माइनस EV क्रॉस B प्लस माइनस EE बराबर 0। तो स्टडी स्टेट में जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया है वो माइनस V क्रॉस B, इतना इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर आ रहा है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, A से B आ रहा है। तो इससे पोटेंशियल डिफरेंस इज जो इंड्यूस ईएमएफ बोल रहे हैं वो है V एट हायर वोल्ट पोटेंशियल ऑफ हायर पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ लोअर पॉइंट, VA माइनस VB। तो दैट इज माइनस E डॉट DL, इलेक्ट्रोस्टैटिक से फॉर्मूला से, फ्रॉम B टू A, दैट इज V क्रॉस B डॉट DL इंटीग्रेशन।
तो ये यदि आपको ध्यान रहता है तो इससे थोड़ा सा क्वेश्चन सॉल्विंग करना इजी रहेगा कि मोशनल ईएमएफ में कैसे मोशनल ईएमएफ आता है। फ्री इलेक्ट्रॉन से मैग्नेटिक फोर्स लगता है, वो सेपरेट होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है और स्टडी स्टेट में दोनों बैलेंस होते हैं। तो QE प्लस QV क्रॉस B बराबर 0, सो E बराबर माइनस ऑफ V क्रॉस B, और वहां से ईएमएफ आ रहा है V क्रॉस B डॉट DL इंटीग्रेशन। तो मोशनल ईएमएफ में जो पेरेंट एक्सप्रेशन है वो है E बराबर मोशनल ईएमएफ। तो मोशनल ईएमएफ में द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज, तो इसको हमें V करना है मोशनल ईएमएफ में। When a conductor moves within a field, EMF appears in it. The electric field inside the conductor is given by E बराबर माइनस ऑफ V क्रॉस B। ये मैंने अभी डिराइव करके बताया था, E बराबर माइनस ऑफ V क्रॉस B, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और उस इलेक्ट्रिक फील्ड से जो मोशनल EMF का जनरल फॉर्मूला आएगा वो आएगा V क्रॉस B डॉट DL इंटीग्रेशन, नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड पे। ये जनरल फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में नहीं गिवन है, V क्रॉस B डॉट DL इंटीग्रेशन। ठीक है, अब यदि कंडक्टर स्ट्रेट है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और मोशन ट्रांसलेटरी है, सारे पार्ट्स की वेलोसिटी कॉमन, तो ये एक्सप्रेशन रिड्यूस हो जाती है V क्रॉस B डॉट L। तो हमारे जो काम फॉर्मूला आएगा वो ये वाला आएगा, V क्रॉस B डॉट L। L कहां से कहां होगा? L होगा फ्रॉम नेगेटिव एंड टू पॉजिटिव एंड। कैसे मालूम पड़ेगा कौन सा नेगेटिव एंड है कौन सा पॉजिटिव एंड है? जिधर Q V क्रॉस, जिधर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है वो नेगेटिव एंड है, दूसरा वाला पॉजिटिव है, तो L वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ होगी, है ना। तो इलेक्ट्रिक इंड्यूस ईएमएफ हो गया V क्रॉस B डॉट L। L किधर से किधर है? नेगेटिव से पॉजिटिव एंड की तरफ। अब दोस्तों कंडक्टर स्ट्रेट है, फील्ड यूनिफॉर्म है, मोशन ट्रांसलेटरी और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो ऐसे केस में ये फॉर्मूला सिंप्लीफाई हो गया आता है BVL। तो मोस्टली जेईई मेंस बिटसेट में यही वाला फॉर्मूला काम आएगा। इसके लिए क्या चाहिए? तीनों वेक्टर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, V वेक्टर परपेंडिकुलर टू B वेक्टर परपेंडिकुलर टू L वेक्टर। तो मोस्टली हमारे न्यूमेरिकल्स में ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, इंड्यूस ईएमएफ बराबर BVL। अब मान लीजिए कोई भी दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है, इनमें से कोई भी दो वेक्टर पैरेलल या एंटी पैरेलल है, जैसे V और B पैरेलल या एंटी पैरेलल है, या B और L पैरेलल या एंटी पैरेलल है, या V और L पैरेलल और एंटी पैरेलल, तो ऐसे केस में ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो ये मैंने लिख के दिया है, इफ एनी टू ऑफ थ्री वेक्टर्स BVL आर पैरेलल और एंटी पैरेलल देन इंड्यूस ईएमएफ इज 0। मान लीजिए जो कंडक्टर है, ये जैसे ये है, वेलोसिटी जो है वो थीटा एंगल पर है, मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है, कंडक्टर स्ट्रेट है, मोशन ट्रांसलेटरी है, और तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर नहीं है। V और L के बीच में थीटा एंगल है, या B और L के बीच में थीटा एंगल है, या V और B के बीच में थीटा एंगल है। तो ऐसे केस में पैरेलल कंपोनेंट की वजह से तो ईएमएफ 0 हो जाएगा, केवल नॉर्मल कंपोनेंट की वजह से तो ईएमएफ हो जाएगा BVL sin थीटा। तो किन्हीं भी दो वेक्टर्स के बीच में थीटा एंगल है तो ऐसे में ईएमएफ हो जाएगा BVL sin थीटा। तो एक बार मैं वापस से फ्लो बना देता हूं, देखो पेरेंट फॉर्मूला है V क्रॉस B डॉट DL इंटीग्रेशन, कंडक्टर स्ट्रेट, फील्ड यूनिफॉर्म, मोशन ट्रांसलेटरी, तो V क्रॉस B डॉट L, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर BVL, कोई भी दो पैरेलल या एंटी पैरेलल तो 0, कोई दो के बीच में थीटा एंगल है तो ऐसे केस में BVL sin थीटा। ये इंड्यूस ईएमएफ का अपन फॉर्मूला देख रहे हैं। तो LAB इज द। अब उसके बाद में एक और चीज दोस्तों, यूनिफॉर्म फील्ड में यदि हमारा यूनिफॉर्म फील्ड में एक कंडक्टर है, यूनिफॉर्म फील्ड में एक कंडक्टर है आर्बिट्ररी शेप का, और वो ट्रांसलेशनली मूव कर रहा है, तो ऐसे में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो कंडक्टर के शेप से इंडिपेंडेंट होगा, केवल एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लेंथ पे डिपेंडेंट होगा। तो जैसे यहाँ पे एंड पॉइंट्स ये A और B है ना, तो पॉजिटिव चार्ज V क्रॉस B ऊपर जा रहा है, तो इसको अपन रिप्लेस कर देंगे, जो AB स्ट्रेट लेंथ है इससे रिप्लेस कर देंगे, इसको हम ये स्ट्रेट लेंथ AB इससे रिप्लेस कर देंगे, V है और इसमें BVL वाला फॉर्मूला है, BVL sin थीटा वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम बोलते हैं EMF इंड्यूस्ड इन अ कंडक्टर which is moving translationally in uniform field is independent of its shape and depends only on straight length joining between end points। अब बाय द वे मान लीजिए आपका कंडक्टर जो है वो लूप है, यूनिफॉर्म फील्ड में एक लूप मूव कर रही है, मैं अलग से लेता हूँ। तो पहले देखिए बताया AB को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, तो बस ये इंड्यूस ईएमएफ की लेंथ काम आएगी, इफेक्टिव लेंथ काम आएगी। इन केस हमारे पास यूनिफॉर्म फील्ड में एक लूप मूव कर रही है, ऐसे ये यूनिफॉर्म फील्ड है और इसमें एक लूप ट्रांसलेशनली मूव कर रही है विद वेलोसिटी V। ऐसे में मान लीजिए इस लूप को अपन बोलते हैं PQRS। तो PQ एक वायर है, वायर स्ट्रेट लेंथ, वायर स्ट्रेट, फील्ड यूनिफॉर्म, मोशन ट्रांसलेटरी, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो इसमें ईएमएफ आएगा। तो जो मोशन ईएमएफ आता है ना उसको एक बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं, बैटरी से रिप्लेस कर देते हैं। बैटरी की पॉजिटिव पोलैरिटी किधर होगी? V इधर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो V क्रॉस B ऊपर, तो ऐसे पॉजिटिव पोलैरिटी, तो ये ईएमएफ हो गया BVL, ये लेंथ L है। सेम वे में RS में अगेन लेंथ L, वेलोसिटी ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे भी एक बैटरी बन रही है BVL की। और जो RQ है वहां पे लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हो गए, इसलिए RQ में ईएमएफ 0 हो गया। और ऐसे PS में अगेन लेंथ और वेलोसिटी पैरेलल हो गए, तो इसमें भी ईएमएफ 0 हो गया। तो इंडिविजुअल साइड्स इन दो में ईएमएफ आ रहा है और इन दो में 0 आ रहा है, बट लूप में घूम रहे हैं तो जो नेट ईएमएफ आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ लूप मूविंग ट्रांसलेशनली यूनिफॉर्म फील्ड वो 0 होगा। क्या होना चाहिए? एक तो B यूनिफॉर्म होना चाहिए, MF यूनिफॉर्म, और मोशन कैसा होना चाहिए? ट्रांसलेटरी होना चाहिए। तो ऐसे में लूप में टोटल ईएमएफ 0 होगा, इंडिविजुअल सेक्शंस में ईएमएफ होगा बट टोटल ईएमएफ कितना होगा? 0 होगा। तो मोशन ईएमएफ का फॉर्मूला देख लिया, मोस्टली जो हमारे काम आ रहा है वो BVL काम आ रहा है, तो ये मोशन ईएमएफ पे बेस्ड हो गया। अब दोस्तों दूसरी सिचुएशन है कि हमारे पास कंडक्टिंग रेल्स हैं, ऐसे कंडक्टिंग रेल्स हैं और ये एक कैपिटल R से टर्मिनेट हो रही है, और यहाँ एक कंडक्टिंग स्लाइडर रखा हुआ है जो V वेलोसिटी से मूव कर रहा है,
ठीक है, कंडक्टिंग रेल्स है और उन कंडक्टिंग रेल्स पे एक स्लाइडर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पीछे रेजिस्टेंस आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल है। तो ये जो स्लाइडर है इस पे ईएमएफ आएगा, मोशन देखिए ट्रांसलेटरी है, फील्ड यूनिफॉर्म है, कंडक्टर स्ट्रेट है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर, तो बीवीएल का फॉर्म बीवीएल आएगा। तो ये जो स्लाइडर है एक बैटरी की तरह एक्ट करेगा, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, तो ये बैटरी बन गई बीवीएल की, ये बीवीएल की एक बैटरी बन गई। तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट हमने बना लिया बीवीएल, इस रॉड का रेजिस्टेंस स्मॉल आर, ये कैपिटल आर, और जो कंडक्टिंग रेल्स है ये नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस की है, तो हमारा इक्विवेलेंट सर्किट बन गया। मान लीजिए यहाँ पे 2-3 रेजिस्टेंसेस और होते, इधर भी होते, इधर भी होते, तो उनको भी सर्किट में इनकॉर्पोरेट कर लेते। तो ऐसे जो हमारे कंडक्टिंग रेल का सिस्टम गिवन है उसका आप इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लो, बना लिया। अब करंट कितनी होगी, बीवीएल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, तो ये करंट आ गई बीवीएल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये जो करंट है दोस्तों लेंजेस लॉ से ये कंडक्टिंग स्लाइडर के मोशन का अपोज करेगी, क्योंकि स्लाइडर के मूवमेंट से ईएमएफ जनरेट हो रहा है, तो उसके कॉज का अपोज करेगी, तो इसमें मैग्नेटिक फोर्स आएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला ध्यान करें, वायर पे होता है आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, तो एल करंट की डायरेक्शन ऊपर है, करंट डायरेक्शन ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, तो एल क्रॉस बी इधर, और लेंजेस लॉ से भी सही है, रिपल्सिव फोर्स आना चाहिए तो पीछे ही आएगा। तो इस स्लाइडर पे मैग्नेटिक फोर्स इधर आएगा, कितना आएगा, बी आई एल, मैग्नेटिक फोर्स बी आई एल आएगा। तो मैग्नेटिक फोर्स बी आई एल आ गया, ये आई की वैल्यू लिख दी बीवीएल अपॉन रेजिस्टेंस, तो ये मैग्नेटिक फोर्स आ गया। हम देख रहे हैं मैग्नेटिक फोर्स स्पीड के प्रोपोर्शनलिटी में है। फिर उसके बाद में तो यदि हम स्लाइडर को मूव करा के छोड़ देंगे तो इस मैग्नेटिक फोर्स की वजह से स्लाइडर धीरे धीरे रिटार्ड होता जाएगा और फाइनली स्टॉप कर जाएगा। तो यदि हमें स्लाइडर को कांस्टेंट स्पीड से मूव कराना है तो ऐसे में एक्सटर्नल फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन लगाना पड़ेगा। तो जो हमारा एक्सटर्नल फोर्स है वो इस तरफ लगेगा, कितना लगाना है, जितना मैग्नेटिक फोर्स है विच इज बीआईएल, तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स बीआईएल के बराबर होगा। ये एक्सटर्नल फोर्स हो गया बीआईएल के बराबर, बीआईएल के बराबर आई की वैल्यू लिख दिया अपन ने। ओके, अब एक्सटर्नल फोर्स कितनी पावर सप्लाई कर रहा है, एफ इंटू वी, एक्सटर्नल फोर्स पावर सप्लाई कर रहा है। कितनी हीट जनरेट हो रही है, आई स्क्वायर आर प्लस आर, ये हीट जनरेट हो रही है। और हम देख रहे हैं दोनों एक्सप्रेशंस बराबर आ रही हैं, यानी कि जितना एक्सटर्नल फोर्स पर सेकंड एनर्जी दे रहा है उतनी एनर्जी हीट की फॉर्म में डिसिपेट हो रही है। हमारा कंडक्टर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो एनर्जी कंजर्व्ड है। तो यहाँ पे एक एक स्टेप हमारे क्वेश्चंस के काम की है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मूविंग कंडक्टर को हमें बैटरी से रिप्लेस करना है, तो बीवीएल की बैटरी बनेगी। उसके बाद में इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना है, वहां से करंट आएगी बीवीएल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, करंट से मैग्नेटिक फोर्स आएगा बीआईएल, और उस मैग्नेटिक फोर्स के एक्सटर्नल फोर्स भी बीआईएल के बराबर होगा। फिर यदि हमें पावर निकालनी है तो एफ इंटू वी कर दें। तो अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग चीजें पूछी होंगी, किसी क्वेश्चन में इंड्यूस करंट पूछी है, किसी क्वेश्चन में मैग्नेटिक फोर्स पूछा है, किसी क्वेश्चन में फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन वेलोसिटी पूछा है, किसी क्वेश्चन में पावर रिक्वायर्ड टू मेंटेन वेलोसिटी पूछा है, किसी क्वेश्चन में पावर डिसिपेटेड पर सेकंड पूछा है। तो इसी फ्लो में चलना पड़ेगा, पहले ईएमएफ, करंट, मैग्नेटिक फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, देन पावर, है ना। तो ये मोशन ईएमएफ एंड एनर्जी ट्रांसफर का सेक्शन हो गया, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं। अब आ जाते हैं, हमारा कंडक्टर रोटेट कर रहा है, अभी तो अपन ट्रांसलेटिव मोशन कर रहे थे, कंडक्टर रोटेट कर रहा है। तो गाइस यदि हमारा कंडक्टर, ये एक कंडक्टिंग रॉड है, एक कंडक्टिंग रॉड है, कंडक्टिंग होनी चाहिए, एक एंड के अबाउट ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है। पीक्यू ये रॉड है और ये ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रही है। तो अलग अलग पार्ट्स की वेलोसिटी हमें मालूम है, रोटेशनल मोशन में एक्सिस से आर दूरी पे वेलोसिटी ओमेगा आर होती है। तो जैसे जैसे अवे जाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ ज्यादा वेलोसिटी, यहाँ कम वेलोसिटी, यहाँ और कम वेलोसिटी, यहाँ और कम वेलोसिटी, यहाँ और कम वेलोसिटी, यहाँ और कम, ऐसे कम होती जाएगी। तो हर छोटे छोटे सेक्शन में ईएमएफ आएगा और ऐड होकर टोटल ईएमएफ आएगा। तो हम ऐड करके टोटल ईएमएफ निकालेंगे तो वो फॉर्मूला आता है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो कोई कंडक्टिंग रॉड जिसकी लेंथ एल है अपने एंड के अबाउट रोटेट कर रही है, तो उन दोनों एंड्स के बीच में जो ईएमएफ आएगा वो बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2 होगा। ये हमारे लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। अब कौन सा एंड पॉजिटिव होगा, कौन सा एंड नेगेटिव होगा, तो वो अपन वी क्रॉस बी से देख लेंगे। यहाँ वी क्रॉस बी से देखें तो वी क्रॉस बी से दोस्तों मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, वेलोसिटी इधर है, तो वी क्रॉस बी उधर जा रहा है। ये वाला एंड पॉजिटिव है, यानी कि इसको बैटरी से रिप्लेस करेंगे तो ऐसे करेंगे और इस पे लिख देंगे बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई। तो कंडक्टिंग रॉड अपने एंड के अबाउट मूव कर रही है, तो ईएमएफ इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ पे ये पी और ओ लिखा हुआ है ना, ये ओ, तो वीपी माइनस वीओ इज बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 2, ये हमारा आ रहा है। अब बाय द वे कंडक्टिंग रॉड अपने सेंटर के अबाउट मूव कर रही है, तो कंडक्टिंग रॉड एंड के अबाउट नहीं मूव कर रही है, सेंटर के अबाउट मूव कर रही है। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एंड के अबाउट है। तो ऐसे केस में इस रॉड को दो पार्ट्स में ब्रेक कर लेंगे, जैसे ये पी ओ, ओ क्यू अलग हो गई और पी ओ अलग हो गई, मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए अंदर है और ये ऐसे इस पार्ट में वेलोसिटी इस तरफ आ रही है रोटेशन, इस पार्ट में वेलोसिटी आ रही है। अपन मोशन ईएमएफ का देख लें, मोशन ईएमएफ इधर आएगा वी क्रॉस बी, तो वी क्रॉस बी उधर जा रहा है, तो पॉजिटिव पोलैरिटी इधर बनेगी, नेगेटिव इधर। इसमें वी क्रॉस बी पॉजिटिव इधर आ रहा है, पॉजिटिव पोलैरिटी इधर बनेगी, नेगेटिव इधर। फॉर्मूला यहाँ जो इंड्यूस ईएमएफ है बी ओमेगा एल बाई 2 का स्क्वायर बाई 2, इधर भी इतना ईएमएफ आएगा बी ओमेगा एल बाई 2 का स्क्वायर बाई 2। तो यहाँ वी क्यू माइनस वी ओ आ रहा है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8। सिमिलरली वीपी माइनस वी ओ आ रहा है बी ओमेगा एल स्क्वायर बाई 8, और वीपी माइनस वी क्यू करेंगे तो ये दोनों सेम वोल्टेज पर है, ये जीरो है। मान लीजिए ये
सेंटर के अबाउट नहीं रोटेट करके L/4 के अबाउट रोटेट करती, तो हम इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर देते हैं, एक L/4 का सेक्शन और एक 3L/4 का सेक्शन। L/4 की अलग बैटरी बनती B ओमेगा L/4 का होल स्क्वायर बाई 2, 3L/4 की अलग बैटरी बनती B ओमेगा 3L/4 का स्क्वायर बाई 2। पोलैरिटीज को देखते हैं किधर पॉजिटिव है किधर नेगेटिव है, फिर नेट एंड्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आ जाए, है ना। तो इस तरह से रोटेटिंग रॉड में हम ईएमएफ निकालेंगे। ऐसे मान लीजिए कोई डिस्क रोटेट कर रही है ओमेगा एंगुलर स्पीड से, ये कंडक्टिंग डिस्क है और ओमेगा एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, तो दोस्तों इस कंडक्टिंग डिस्क को भी अपन बहुत सारी रॉड्स में ब्रेक कर सकते हैं, ऐसे रेडियल रॉड्स में ब्रेक कर सकते हैं। हर रॉड में ईएमएफ आएगा। तो यहाँ पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, इस रॉड में वेलोसिटी इधर है, तो पॉजिटिव इधर आ रहा है, नेगेटिव ऊपर जा रहा है। तो यहाँ पे ये ऐसे, इसमें देखेंगे तो ऐसे, इसमें देखेंगे ऐसे, इसमें देखेंगे ऐसे, ये ईएमएफ आ रहा है। तो पेरिफेरी एक वोल्टेज पे आ रही है, सेंटर दूसरे वोल्टेज पे आ रही है, तो ये जितनी भी बैटरीज हैं ये सब पैरेलल में हो जाएगी, जो नेट ईएमएफ है वो B ओमेगा R²/2 हो जाएगा। तो एक कंडक्टिंग डिस्क अपने सेंटर का वो रोटेट कर रही है यूनिफॉर्म ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसमें भी ईएमएफ कितना होगा, जितना रॉड में होगा B ओमेगा R²/2, तो ये इसमें ईएमएफ होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एंड हम लोग देख सकते हैं। तो मान लीजिए जैसे ऐसे एक कंडक्टिंग रिंग है, एक कंडक्टिंग रॉड है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे इन्वर्ट दे रखा है यूनिफॉर्म, रॉड का रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, यहाँ से कैपिटल आर कनेक्टेड है। ओके, हमें इस रॉड OA में करंट निकालनी है, ये ओमेगा से ऐसे घूम रही है। तो हम क्या करेंगे, हम इस रॉड को बैटरी से रिप्लेस कर देंगे, रॉड को बैटरी से रिप्लेस कर देंगे। मान लीजिए ये लेंथ रेडियस A है, तो रेडियस है A के बराबर है, तो पॉजिटिव वेलोसिटी इधर है, तो पॉजिटिव इस तरफ आ रहा है, तो ये रॉड हमारी बैटरी से रिप्लेस हो जाएगी, कितनी B ओमेगा A²/2, ये बैटरी बन गई B ओमेगा। अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बना लीजिए, O एक पॉइंट है, पूरी रिंग एक वोल्टेज पर है, के लिए दूसरा पॉइंट A हो गया, पूरी रिंग एक ही वोल्टेज पर है क्योंकि कंडक्टिंग है। अब O और A के बीच में बैटरी बन रही है, O पे पॉजिटिव A पे नेगेटिव, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, ये हमारी बैटरी और इंटरनल रेजिस्टेंस बन गया। और बाहर O और A के बीच में कैपिटल आर कनेक्टेड है, ये कैपिटल आर बन गया। तो जो करंट रॉड के थ्रू फ्लो होगी वो होगी ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, जो R प्लस कैपिटल आर। करंट रॉड में किधर जा रही है, A से O जा रही है, और रेजिस्टेंस में O से A। तो रॉड में जो करंट जा रही है वो A से O जा रही है, रॉड में करंट ऐसे आ रही है और रेजिस्टेंस ऐसे। तो इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम हम देखें। तो दिस वाज मोशनल ईएमएफ। नाउ एडी करंट्स करंट्स इंड्यूस्ड इन बल्क पीसेस ऑफ मैटर। मान लीजिए एक मेटालिक डिस्क है और उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा रहे हैं, तो मेटालिक डिस्क में से फ्लक्स चेंज हो रहा है, मेटालिक डिस्क में इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज लूप्स होंगी जिसमें करंट फ्लो होंगी। तो ऐसे एडीज के शेप में क्लोज लूप्स में बहुत करंट फ्लो होगी, इसको हम एडी करंट्स बोलते हैं। एडीज जो पानी में भी पत्थर डालें तो जो अपनी को करंट्स मिलती हैं, जो वेव्स मिलती हैं, उनको एडीज बोलते हैं। तो यहाँ पे भी करंट्स का शेप लूप जो होगा उसी तरह से एडीज के शेप में होगा, तो उनको एडी करंट्स बोलते हैं। तो करंट्स इंड्यूस्ड इन बल्क पीसेस ऑफ मैटर, उसको हम लोग बोलते हैं एडी करंट्स। एडी करंट्स की डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, बिल्कुल लेंज़ेस लॉ से। हम देखेंगे फ्लक्स बढ़ रहा है तो एग्जिस्टिंग फील्ड के ऑपोजिट फील्ड आएगा, फ्लक्स कम हो रहा है तो एग्जिस्टिंग फील्ड की डायरेक्शन में आएगा। यदि क्लोज आने से एडी करंट्स आ रही है तो रिपल्सिव फोर्स जनरेट होगा, और दूर जाने से एडी करंट्स आ रही है तो अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट। दोस्तों एडी करंट्स की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है क्योंकि इनफाइनाइट लूप से जिनमें एडी करंट जनरेट हो रही है तो ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। तो एडी करंट्स मूवेबल पार्ट्स, जो मशीन में मूवेबल पार्ट्स हैं जो मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहे हैं, वहां एडी करंट्स अनडिजायरेबल है क्योंकि अननेसेसरी हीट प्रोड्यूस करेंगी, एनर्जी लॉसेज होंगे। तो एडी करंट्स हम कम करना चाहते हैं। एडी करंट्स कम कैसे करें, एडी करंट्स कम करने के लिए जो भी मूवेबल पार्ट्स हैं, शीट्स हैं, उनमें हम स्लॉट्स कट कर देते हैं। तो स्लॉट्स पंचिंग कर देंगे, मान लीजिए बहुत सारे होल्स बना दिए, तो करंट के लिए जो क्लोज लूप्स है वो रिड्यूस हो जाएंगी। तो पंचिंग करके, होल्स पंच करके हम स्लॉट्स बना के एडी करंट्स को कम करते हैं। या फिर हम लैमिनेटेड शीट्स काम में ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है उसमें ऐसे ये पूरी हमें ऐसे कोर चाहिए होता है, सॉलिड ब्लॉक चाहिए होता है। तो ये मेटल का सॉलिड ब्लॉक हम ऐसे ले लेते हैं कि बहुत सारी लैमिनेटेड शीट्स एक दूसरे से इंसुलेटेड, लैमिनेटेड शीट्स जो हैं उनको एक के ऊपर एक रख देते हैं, ये एक दूसरे से इंसुलेटेड है, और इनको पेस्ट करके सॉलिड ब्लॉक बना लेते हैं। तो इससे फायदा क्या होता है, इससे फायदा ये होता है कि करंट्स के लिए पॉसिबल पाथ रिड्यूस हो जाते हैं क्योंकि एक दूसरे से इंसुलेटेड है। या तो लैमिनेटेड शीट्स, इंसुलेटेड लैमिनेटेड शीट्स से मिलकर बना हुआ कोर काम मिले, या पंच करें होल्स, उनसे हम एडी करंट्स को रिड्यूस करें। एडी करंट्स एडवांटेजेस कहाँ होती है, एडी करंट्स जैसे हमारे को मान लीजिए फर्नेस है ना, इंडक्शन फर्नेस है जहाँ पे मेटल को मेल्ट कराना है, वहाँ एडी करंट्स को काम में लेते हैं। मैग्नेटिक ब्रेकिंग में एडी करंट्स को काम में लेते हैं। दोस्तों एडी करंट्स की वजह से जो रिटार्डिंग फोर्स जनरेट होता है उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोलते हैं। एडी करंट्स की वजह से जो रिटार्डिंग फोर्स जनरेट होता है उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोलते हैं, क्योंकि वो रिटार्ड करता है इसलिए डैम्प, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट्स है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। अब इसके बीच में इस पेंडुलम को हम ऑसिलेट करा रहे हैं, तो जब ये पेंडुलम अंदर आएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, तो एडी करंट इसके मोशन का अपोज करेगी, बाहर फोर्स आएगी। जब ये बाहर जाएगा तो भी फ्लक्स चेंज होगा, तो एडी करंट इसके मोशन का अपोज करेगी, फिर से अंदर फोर्स लगाएगी, तो हमेशा इस पर रिटार्डिंग फोर्स लगेगा, तो इसका एम्पलीट्यूड धीरे धीरे कम होता जाएगा। हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग कर रहा है ना। तो एडी करंट्स के लिए एक वर्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक
डैम्पिंग। ऑलराइट, ये मैग्नेटिक ब्रेकिंग में भी काम आता है। मैग्नेटिक ब्रेकिंग में क्या है, जैसे हमने देखा था जो रिटार्डिंग फोर्स था वो वी के प्रोपोर्शनलिटी में आ रहा था जब हम मोशन ईएमएफ एनर्जी ट्रांसफर कर रहे थे। तो जैसे जैसे स्पीड कम हो रही है तो फोर्स भी कम हो रहा है, तो ऐसा ब्रेकिंग इफेक्ट स्मूथ होगा, वियर एंड टीयर भी नहीं होता है। तो मैग्नेटिक ब्रेकिंग में काम आता है, इंडक्शन फर्नेस में काम आता है, और यहाँ पे हम लोगों ने देखा ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग में, हीटिंग में, इन सब चीजों में काम आ रहा है ना। तो एडी करंट्स को तो अब हम लोग देखते हैं सेल्फ इंडक्टेंस एंड इंडक्टर्स। तो सेल्फ इंडक्टेंस हमारा एक सेल्फ इंडक्शन एक फिनोमेना है और सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी है। तो जितना हम लोगों ने अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में सीखा है, अब उसी को हम एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, हमारे पास एक सिंगल सर्किट है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। करंट फ्लो हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा तो फ्लक्स होगा। अब इस सिंगल सर्किट में जो करंट है वो चेंज हो रही है। तो एक ही सर्किट है, करंट फ्लो हो रही है और करंट चेंज हो रही है, तो इस चेंजिंग करंट से सेम सर्किट में ईएमएफ जनरेट होगा। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। The phenomena of appearance of EMF in a circuit, the phenomena of appearance of EMF in a circuit due to changes in the current of the same circuit. The phenomena of appearance of EMF in a circuit due to changes in the magnetic field of the same circuit is called self-induction, and the property is called self-inductance. The induced EMF is called self-induced EMF. Suppose, for example, मान लीजिए हमारे पास एक ऐसे एक सर्किट है और ये हम लोगों ने सपोज इसका स्विच हम क्लोज कर रहे हैं, रेजिस्टेंस आर है, ईएमएफ ई है। तो जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो क्लोज करते ही सर्किट में करंट जीरो से नॉन जीरो होगी। अब सर्किट में करंट जीरो से नॉन जीरो होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो से नॉन जीरो होगा, यानी कि फ्लक्स चेंज होगा। फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ अपीयर होगा जो इस इंक्रीजिंग करंट का अपोज करेगा। तो जो करंट आ रही है जीरो से ई बाय आर इस तरफ आएगी, तो इस इंक्रीजिंग करंट का अपोज करने के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ इस तरह से आएगा। तो दिस इंड्यूस्ड ईएमएफ है सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसको बैक ईएमएफ भी बोलते हैं क्योंकि ये जो सर्किट में एग्जिस्टिंग ईएमएफ है उसका अपोज कर रहा है, तो दिस इज कॉल्ड बैक ईएमएफ आल्सो। So phenomena of appearance of EMF in a circuit due to changes in the magnetic field of the same circuit is self-induction, property self-inductance, and the induced EMF is self-induced EMF. अब दोस्तों सेल्फ इंडक्टेंस जो सर्किट का है, जैसे रेजिस्टेंस सर्किट की प्रॉपर्टी है, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा ईएमएफ उतना ही कम करंट जनरेट होगी सेम ईएमएफ के लिए। ऐसे सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस जितना ज्यादा होगा, सर्किट में करंट में चेंजेस उतना ही स्लोली होंगे। सेल्फ इंडक्टेंस सर्किट की वो प्रॉपर्टी है जो सर्किट में करंट में चेंजेस का अपोज करेगी। तो जितना ज्यादा सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस है, सर्किट में करंट में चेंजेस उतना ही स्लोली होंगे। तो ऐसे सर्किट एलिमेंट जिनका स्पेसिफिकली पर्पस सर्किट में सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट करना है, जिनका पर्पस सर्किट में करंट को एब्रप्टली चेंज होने देना नहीं है, ऐसे जो हमारी डिवाइस है उसको हम लोग बोलते हैं इंडक्टर। इंडक्टर का स्पेसिफिक पर्पस क्या है, सर्किट में करंट में चेंजेस का अपोज करना, तो उसको हम लोग इंडक्टर बोलते हैं। तो जो इंडक्टर में इंड्यूस ईएमएफ आएगा वो प्रोपोर्शनलिटी में होगा डी फाई बाई डी टी के। फाई जो है वो बी के प्रोपोर्शनली में और बी आई की प्रोपोर्शनली में। तो इंड्यूस ईएमएफ इज प्रोपोर्शनल टू डी फाई बाई डी टी, डी फाई बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू डीबी बाई डी टी, एंड डीबी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। सो इंड्यूस ईएमएफ इन एन इंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू डी आई बाई डी टी। तो प्रोपोर्शनली साइन हटाते हैं तो ई बराबर माइनस एल डी वाई बाई डी टी। दिस एल इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ एल इज कॉल्ड कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। इसका काम क्या है, इसका काम सर्किट में करंट में चेंजेस का अपोज करना है। जितना ज्यादा सर्किट का एल होगा, सर्किट में करंट में चेंजेस उतना ही स्लोली होंगे। करंट में चेंजेस तो होंगे, यदि सर्किट में करंट जैसे बैटरी और रेजिस्टेंस है तो करंट अल्टीमेटली ई बाय आर ही फ्लो करेगी। बस यदि सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस सिग्निफिकेंट है तो जीरो से ई बाय आर होने में कुछ समय लगेगा, और सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस कम है तो समय कम लगेगा, और कम है तो और कम लगेगा, और सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस नेग्लिजिबल है तो इंस्टेंटली सर्किट में करंट जीरो से ई बाय आर हो जाएगी, है ना। तो सेल्फ इंडक्टेंस सर्किट की वो प्रॉपर्टी है जो सर्किट में करंट में चेंजेस होने का अपोज कर रही है। ग्रेटर सेल्फ इंडक्टेंस मींस द लेसर इज रेट एट विच करंट चेंजेस। तो जो डिवाइस ये सेल्फ इंडक्टेंस जनरेट कर रही है उसको इंडक्टर बोल रहे हैं। एंड इंड्यूस्ड ईएमएफ इज माइनस एल डी आई बाई डी टी, एल इज कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट्स देखें तो इधर वोल्ट है, इधर एम्पियर है, इधर सेकंड है, तो वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। तो वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर के लिए स्पेशल नेम दे रखा है हेनरी। सो 1 हेनरी इज 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। तो आपको जब भी डायमेंशन रिकॉल करनी है तो आप तो फॉर्मुला रिकॉल करो, ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, सो वोल्ट सेकंड अपॉन एम्पियर। ये हमारी इंड्यूस सेल्फ इंडक्टेंस की यूनिट्स हो जाएंगी। अब सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट कैसे करें, तो एक इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मुला है माइनस एन डी फाई बाई डी टी, एक इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मुला है माइनस एल डी आई बाई डी टी। दोनों को कंपेयर कर दें तो सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करने का फॉर्मुला आ जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स थ्रू अ सिंगल टर्न अपॉन करंट। नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स थ्रू अ सिंगल टर्न अपॉन करंट, यहां से हम सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। दोस्तों किसी सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस, किसी डिवाइस का सेल्फ इंडक्टेंस कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, कितना लेंथ है, कितना विड्थ है, ज्योमेट्री शेप साइज क्या है उस पर डिपेंडेंट होगा, कौन सा मैग्नेटिक मटेरियल अपन इंसर्ट कर रखा है उस पर डिपेंडेंट होगा, कितनी करंट फ्लो हो रही है उससे इंडिपेंडेंट होगा। क्यों, क्योंकि फ्लक्स भी आई के प्रोपोर्शनलिटी में आएगा, नीचे भी आई है तो आई आई कैंसिल हो जाएगा। तो ई बराबर माइनस एल डी आई बाई डी टी, वहां से तो हम इंड्यूस ईएमएफ निकालेंगे, और सेल्फ एल बराबर एन फाई अपॉन आई, यहां से गिवन सर्किट का हम सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो क्या करना है हमें, जिस भी डिवाइस का सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है, करंट आई अज्यूम करनी है,
एक सिंगल टर्न के थ्रू फ्लक्स निकालना है एंड नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स थ्रू अ सिंगल टर्न अपॉन करंट, ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस हो जाएगा। सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ भी बोलते हैं क्योंकि ये मोशन, ये जो एग्जिस्टिंग ईएमएफ है करंट में चेंजेस है उसका अपोज करेगा। वी कॉल सेल्फ इंडक्टेंस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनालॉग ऑफ मास इन मैकेनिक्स। जो मैकेनिक्स में मास का रोल है वही इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में इंडक्टर का रोल है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया है। जितना ज्यादा सेल्फ इंडक्टेंस उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इनर्शिया, यानी करंट उतना ही स्लोली चेंज होगी। तो ये मास का एनालॉग हो गया। तो ये अपने नीचे पॉइंट लिखा हुआ है। इसके बाद में नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे पास एक सर्कुलर कॉइल है, स्मॉल सर्कुलर कॉइल है, और इसका सेल्फ इंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। तो ये स्मॉल सर्कुलर कॉइल है, इसकी रेडियस r है और इसका सेल्फ इंडक्टेंस कैलकुलेट करना है। तो हमने इसमें करंट I अज्यूम की। अब हमारा ये अजम्पशन रहेगा कि जितना सेंटर पे फील्ड है पूरे एरिया में ऑलमोस्ट उतना ही फील्ड है। ये हमने अजम्पशन लेना पड़ेगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस इज नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स थ्रू अ सिंगल टर्न अपॉन करंट। नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स थ्रू अ सिंगल टर्न, मैग्नेटिक फील्ड B है, एरिया A है, तो BA अपॉन I। नाउ n, B की वैल्यू हो गई म्यू नॉट NI अपॉन 2R इंटू A अपॉन I कैंसिल हो गया, तो ये आ रहा है म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन 2R। A कॉइल का एरिया है पाई r स्क्वायर, तो म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन 2R, ये हमारा कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस आ रहा है। ऐसे ही सोलेनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है। तो हमारे पास एक सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड के लिए अगेन नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स थ्रू अ सिंगल टर्न अपॉन करंट, नंबर ऑफ टर्न्स फ्लक्स थ्रू अ सिंगल टर्न मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया अपॉन I। मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा म्यू नॉट नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ N/L A I अपॉन I, तो ये हो गया म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन स्मॉल l। तो म्यू नॉट n स्क्वायर A अपॉन l, ये हमारा सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हो गया सोलेनॉइड का। तो याद भी कर सकते हैं, ऑन द स्पॉट ड्राइव भी कर सकते हैं। हाँ, ये ध्यान रखना होगा कि सोलेनॉइड का जो सेल्फ इंडक्टेंस है, कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस है, किसी और सर्किट का सेल्फ इंडक्टेंस है, नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शन में आएगा। क्यों? क्योंकि फाई में भी नंबर ऑफ टर्न्स आएंगे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और उधर बाहर भी नंबर ऑफ टर्न्स है, इसलिए स्क्वायर हो जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स के स्क्वायर के प्रोपोर्शनलिटी में आएगा। इंडक्टर जब सर्किट में लगा हुआ हो तो उसको कैसे काम मिलेंगे? तो देखिए दोस्तों, ये इंडक्टर है और इसमें करंट I फ्लो हो रही है, ठीक है, I इंक्रीज हो रही है। तो I इंक्रीज हो रही है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसा आएगा जो इस इंक्रीजिंग करंट का अपोज करे, यानी कि पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर। अब हमें मैग्नीट्यूड लिखना है, तो L di/dt, ये इस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि I बढ़ रहा है तो di/dt पॉजिटिव है, तो L di/dt पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये पोलैरिटी हो गई और ये ऐसे हो गया। अब यही मान लीजिए आपकी करंट कम हो रही है, करंट कम हो रही है, I ऐसे फ्लो हो रही है और करंट कम हो रही है, करंट कम हो रही है तो di/dt नेगेटिव होगा, di/dt। ओके, तो di/dt नेगेटिव है। अब दोस्तों इस केस में करंट का अपोज करने के लिए di/dt नेगेटिव है, ये करंट कम हो रही है तो अपोज करने के लिए डिक्रीजिंग करंट का पॉजिटिव पोलैरिटी इधर आएगी, नेगेटिव इधर आएगी। और अब मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो -L di/dt, -L di/dt, क्योंकि हम di/dt खुद नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। अब करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं, तो देखो किरचॉफ में वी ऑलवेज राइट फाइनल माइनस इनिशियल, हमारा कन्वेंशन ये है। तो हम करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं तो फाइनल VB माइनस VA, तो ये VB माइनस ये माइनस E आएगा क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव जा रहे हैं, E है अपना L di/dt, तो -L di/dt, तो फाइनल माइनस इनिशियल -L di/dt। ऐसे यहाँ पे देखें, हम करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं, हमें VB माइनस VA लिखना है, करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो प्लस करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं। ओ, यहाँ मैंने पोलैरिटी रिवर्स बना दी, सॉरी, यहाँ रिवर्स बना दी। यहाँ करंट डिक्रीज हो रही है तो बैटरी सपोर्टिंग रहेगी, तो बैटरी सपोर्टिंग रहेगी, तो ऐसे केस में जो हमारी करंट की पोलैरिटी, जो बैटरी की पोलैरिटी होगी, बैटरी की पोलैरिटी, करंट डिक्रीज हो रही है तो बैटरी की पोलैरिटी सपोर्टिंग रहेगी, इस तरह से रहेगी, और ये E जो है मैग्नीट्यूड -L di/dt होगा। अब हम A से B पे जा रहे हैं, तो हम A से B पे जा रहे हैं, तो ऐसे में प्लस E लिखेंगे क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं, और प्लस E की वैल्यू कितनी है -L di/dt। तो आप दोनों ही केसेस में देख रहे हो, चाहे करंट इंक्रीज हो रही हो या डिक्रीज हो रही हो, यदि आप करंट की डायरेक्शन मूव कर रहे हो तो आपको फाइनल माइनस इनिशियल वोल्टेज जो लिखना पड़ रहा है वो -L di/dt लिखना पड़ रहा है। तो ये किरचॉफ लिखने के लिए स्टैंडर्ड हमारा कन्वेंशन होगा कि किरचॉफ लिखते वक्त अपन इंडक्टर को ट्रैवल कर रहे हैं, तो यदि हम करंट की डायरेक्शन जा रहे हैं तो वी वुड राइट -L di/dt, और करंट के ऑपोजिट जा रहे हैं तो वी वुड राइट +L di/dt। करंट की डायरेक्शन जाते हैं -L di/dt, करंट के ऑपोजिट +L di/dt। दोस्तों जैसे कैपेसिटर एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जिसमें एनर्जी हाफ CV² होती है, जो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होती है, और एनर्जी डेंसिटी हाफ ε0 E² होती है। सेम वे में हमारा इंडक्टर मैग्नेट भी एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है जिसमें मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर होती है। इंडक्टर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी? हाफ Li², जैसे हाफ CV² है वैसे हाफ Li², और ये जो एनर्जी है मैग्नेटिक फील्ड में स्टोर होगी। और जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है यानी कि मैग्नेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, वो हमारी B²/2 μ0 के बराबर होगी। तो एक तो हाफ Li² वाला फॉर्मुला आ गया हमारा कि इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी हाफ Li² है, और फिर नेक्स्ट B²/2 μ0 वाला फॉर्मुला, यदि एनर्जी डेंसिटी कांस्टेंट है, कब? जबकि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है, तो ऐसे में किसी गिवन वॉल्यूम में एनर्जी स्टोर निकालने के लिए एनर्जी डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम कर देंगे, और यदि एनर्जी डेंसिटी वेरी कर रही है क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है तो इंटीग्रेट करके निकालना पड़ेगा, क्योंकि मेंस और बिट सेट में आने के चांसेस कम है, एडवांस में रहेंगे।
एलआर सर्किट, तो जैसे आरसी सर्किट अपन ने पढ़ा ऐसे ही अब एलआर सर्किट अपन देख रहे हैं। एलआर सर्किट में एक इंडक्टर है जिसको कि हम लोग एक बैटरी, डीसी बैटरी और रजिस्टर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो कैसे वेरिएशन होगा वो अपने को देखना है दोस्तों। यदि इंडक्टर को डायरेक्टली बिना रेजिस्टेंस के यदि डीसी बैटरी से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, पहले ये देख लो। तो इस केस में जैसे कनेक्ट करेंगे तो ऐसे करंट फ्लो होगी, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर जीरो। तो डी आई बाई डी टी बराबर ई बाई एल। तो कांस्टेंट रेट से करंट चेंज होती रहेगी ई बाई एल से। तो टाइम टी पे करंट कितनी हो जाएगी, टाइम टी पे करंट हो जाएगी ई बाई एल इंटू टी। तो यदि हमने डीसी बैटरी को डायरेक्टली इंडक्टर के, आइडियल इंडक्टर के क्रॉस कनेक्ट कर दिया है, तो ऐसे केस में करंट लीनियरली इंक्रीज होती रहेगी इनडेफिनेटली। और हमेशा ईएमएफ कितना है इंडक्टर में, ई के बराबर है, डी आई बाई डी टी ई बाई एल के बराबर है, ये अपन बोल रहे हैं। ऐसे दोस्तों कभी कभी इंडक्टर के ऊपर ऐसा आइडियल इंडक्टर नहीं है, एल और आर लिखा हुआ है, तो इसको आपको ऐसे लेना है कि एक आइडियल इंडक्टर है जिसका सेल्फ इंडक्टेंस एल है और उसके साथ में एक कैपिटल आर रेजिस्टेंस सीरीज में लगा हुआ है। कभी किसी क्वेश्चन में काम आए तो ऐसे ले लेना अपने को। अभी अपन क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग इंडक्टर है हमारे पास में और एक रजिस्टर है, आइडियल इंडक्टर है, रजिस्टर है, और इसको एक बैटरी के साथ में, डीसी बैटरी के साथ में टी बराबर जीरो पे सर्किट को क्लोज कर दिया। तो इंडक्टर की जो खास प्रॉपर्टी है वो ये है, करंट थ्रू एन इंडक्टर डज नॉट चेंज एब्रप्टली। इंडक्टर जो है, इंडक्टर की जो मेन प्रॉपर्टी है जिसपे सारी थ्योरी बेस्ड है वो है, हम यहां पे लिखते हैं करंट टू एन इंडक्टर of constant inductance, current through an inductor of constant inductance does not change abruptly. ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी इंडक्टर जिसका इंडक्टेंस कांस्टेंट है, करंट एब्रप्टली चेंज नहीं होगी, करंट को चेंज होने में समय लगेगा। जैसे कैपेसिटर में चार्ज एब्रप्टली चेंज नहीं हो सकता, ऐसे इंडक्टर में करंट एब्रप्टली चेंज नहीं हो सकती। तो इंडक्टर में करंट वर्सेस टाइम ग्राफ हमेशा कंटिन्यूअस होगा, शार्प ब्रेक नहीं आएगा। ओके, अब देखो स्विच क्लोज करने के पहले करंट जीरो है, तो स्विच क्लोज करने के बाद में भी करंट जीरो होगी। तो पहले आई, फिर वी आर, फिर वी एल और फिर डी आई बाई डी टी, ऐसे अपन टेबल देखते हैं। तो जैसे स्विच क्लोज किया तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, क्योंकि क्लोज करने के पहले करंट जीरो थी तो क्लोज करने के बाद में भी करंट जीरो होगी। करंट जीरो होगी तो रजिस्टर पे वोल्टेज जीरो होगा, रजिस्टर पे वोल्टेज जीरो है तो ये पूरा वोल्टेज इंडक्टर पे अपीयर होगा ई, और ऐसे केस में जो डी आई बाई डी टी है वो जस्ट ई बाई एल हो जाएगा। आप किरचॉफ में घूम जाओ, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर जीरो, क्योंकि आर में भी करंट है ही नहीं, तो ई माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर जीरो, तो डी आई बाई डी टी की वैल्यू ई बाई एल आ रही है। तो टी बराबर जीरो पे करंट जीरो है और करंट की रेट ऑफ चेंज नॉन जीरो है, वो कितनी ई बाई एल है ना। अब तो यहाँ पे इंडक्टर कैसे एक्ट कर रहा है, देखिए रेजिस्टेंस है, बैटरी है, स्टिल करंट फ्लो नहीं हो रही है, यानी कि इंडक्टर इस समय इनफाइनाइट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है, ओपन सर्किट की तरह एक्ट कर रहा है। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग अ स्विच, just after closing a switch, inductor acts as an open circuit, infinite resistance। देखिए हमने लिखा है just after closing the switch, the inductor, just after closing the switch, the inductor behaves as an infinite resistance open circuit। ये हमारे काम की चीज है। अब जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, क्योंकि डी आई बाई डी टी नॉन जीरो है तो करंट बढ़ेगी, विथ इंक्रीज इन टाइम करंट बढ़ेगी तो वी आर आई आर ये बढ़ेगा। वी आर प्लस वी एल हमेशा ई के बराबर है, वो आप किरचॉफ से देख सकते हो, ई माइनस वी एल माइनस वी आर बराबर जीरो। तो वी आर प्लस वी एल हमेशा ई के बराबर है, तो वी आर बढ़ेगा तो वी एल की वैल्यू कम होगी, तो डी आई बाई डी टी भी कम होगा, तो करंट की रेट ऑफ चेंज कम होती जाएगी। तो यदि डेल्टा आई सक्सेसिव इंक्रीमेंट है करंट में, तो फर्स्ट डेल्टा आई के लिए टाइम सबसे कम लगेगा, देन थोड़ा ज्यादा, देन थोड़ा और ज्यादा, या बराबर टाइम इंटरवल में सक्सेसिव में करंट में इंक्रीमेंट देखें तो पहले डेल्टा टी में सबसे ज्यादा इंक्रीमेंट होगा, नेक्स्ट डेल्टा टी में थोड़ा कम, नेक्स्ट डेल्टा टी में और कम। क्यों, क्योंकि करंट की रेट ऑफ चेंज कम होती जा रही है इसीलिए। अब तो ये हो गया। अब आफ्टर लॉन्ग टाइम करंट कम होते होते, डी आई बाई डी टी कम होते होते जीरो हो जाएगा, करंट चेंज होना बंद हो जाएगी। तो डी आई बाई डी टी जीरो हो जाएगा तो वी एल एल डी आई बाई डी टी ये भी जीरो हो जाएगा, तो वी आर ई के बराबर हो जाएगा और आई ई बाई आर के बराबर हो जाएगा। तो स्टडी स्टेट में करंट ई बाई आर आ रही है, यानी कि इंडक्टर वायर की तरह एक्ट कर रहा है। तो लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच इन स्टडी स्टेट, इंडक्टर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट, जीरो रेजिस्टेंस वायर। देखिए ये दो चीजें काम की है। हमें मल्टी लूप सर्किट गिवन है जिसमें एल लगा हुआ है, बैटरीज लगी हुई है, रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। तो जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जहां जहां इंडक्टर लगा हुआ है वहां क्रॉस बना दो, उन ब्रांचेस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगी, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। और फिर स्टडी स्टेट में बात करें तो जहां जहां इंडक्टर है उन इंडक्टर्स को वायर से रिप्लेस कर दो और बाकी सर्किट को सॉल्व कर लो। सेम कैपेसिटर में था, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच अनचार्ज कैपेसिटर वायर की तरह एक्ट करता है, एंड लॉन्ग टाइम आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर जो है वो ओपन सर्किट की तरह एक्ट करता है, तो वहां रिवर्स काम है ना। तो ये अपन ने जीरो पे और इन्फिनिटी पे देख लिया। तो करंट एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगी, वी आर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होगा, वी एल एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा, डी आई बाई डी टी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होगा। ये सब फंक्शंस एक्सपोनेंशियल होंगे। तो हम किरचॉफ की इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, तो किरचॉफ की इक्वेशन आएगी हमारी ई माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर बराबर जीरो। वोल्टेज अक्रॉस द बैटरी इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर प्लस वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, ई माइनस एल डी आई बाई डी टी माइनस आई आर बराबर जीरो। दोस्तों तो जितना ईएमएफ है पार्टली इस पे अपीयर हो रहा है, पार्टली इस पे अपीयर हो रहा है। शुरुआत में यहाँ आई जीरो है तो पूरा ईएमएफ यहाँ आ रहा है, और फाइनली करंट की रेट ऑफ चेंज जीरो है तो यहाँ वोल्टेज जीरो है, पूरा वोल्टेज यहाँ अपीयर हो रहा है ना। इसको रीअरेंज करके इंटीग्रेट करके डिराइव करेंगे तो आई का हमारा जनरल फंक्शन आएगा आई नॉट
1 माइनस ई माइनस टी बाय टॉ, आई नॉट की वैल्यू है स्टडी स्टेट करंट ई बाय आर, और ये जो टी बाय टॉ जो टाइम कांस्टेंट है सर्किट का वो है एल बाय आर। तो सिंगल लूप एलआर सर्किट में इंडक्टर में करंट की ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होगा ये याद रखना है, आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई माइनस टी बाय टॉ, आई नॉट इज ई बाय आर और टॉ इज एल बाय आर। दोस्तों टॉ की डायमेंशन आपकी टाइम की डायमेंशन होगी, है ना, तो अपन ने आरसी सर्किट में देखा आरसी की डायमेंशन टाइम की होती है, टॉ वहां टाइम कांस्टेंट होता है और यहाँ एल बाय आर है। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट तो टी की वैल्यू टॉ के बराबर कर दें तो ये 1 हो जाएगा, ई टू माइनस 1 1 बाई ई विच इज 0.37, ई की वैल्यू 2.78 समथिंग है और 1 बाई ई की वैल्यू 0.37 है ना, तो 1 माइनस 0.37 0.63। तो आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट स्टार्टिंग फ्रॉम टी इक्वल 0 करंट विल रीच टू 63% ऑफ स्टडी स्टेट वैल्यू। और जैसा आरसी सर्किट में देखा था टॉ एल एन 2 टाइम पे देखेंगे, टी की वैल्यू यदि टॉ एल एन 2 रख देंगे तो हाफ आएगा फैक्टर, तो करंट की वैल्यू स्टडी स्टेट की 50% रीच कर जाएगी। तो ये आई का वेरिएशन हमने देखा, यदि हमें डी आई बाई डी टी का वेरिएशन चाहिए तो इसको डिफरेंशिएट कर दो तो डी आई बाई डी टी का वेरिएशन आ जाएगा। तो करंट एक्सपोनेंशियल इंक्रीज हो रही है और टॉ पे जो करंट है वो 0.63 आई नॉट के बराबर है, ये स्टडी स्टेट करंट आई नॉट है। ओके दोस्तों टॉ एल एन 2 पे करंट स्टडी स्टेट की आधी हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए ना, जैसे मान लीजिए दो अलग अलग एलआर सर्किट है और आई वर्सेस टी का ग्राफ बना रहे हैं, तो आई वर्सेस टी का ग्राफ बना रहे हैं। पहला सर्किट जो है उसमें करंट का ग्राफ ऐसा आ रहा है ए, और सेकंड सर्किट अपन ले लें तो उसमें करंट का ग्राफ ऐसा आ रहा है बी। तो हम यहां से ऑब्जर्व कर रहे हैं कि दोनों ग्राफ जो है सेम स्टडी स्टेट वैल्यू को रीच कर रहे हैं, यानी कि ई ए बाय आर ए बराबर ई बी बाय आर बी, दोनों पीक वैल्यू सेम है, तो ई ए बाय आर बी बराबर ई ए बाय आर ए बराबर ई बी बाय आर बी। जिस सर्किट में देखिए टाइम कांस्टेंट का क्या सिग्निफिकेंस है, जितना ज्यादा टाइम कांस्टेंट होगा चेंजेस उतना ही स्लोली होंगे, है ना, तो अपन ने लिखा है, नहीं तो अपन लिख लेते हैं, अब ये पॉइंट लिख लेते हैं, द ग्रेटर इज द टाइम कांस्टेंट, द ग्रेटर इज द टाइम कांस्टेंट, चाहे वो आरसी हो या एलआर हो, द लेसर इज द रेट एट विच करंट चेंजेस, द लेसर इज द रेट एट विच करंट चेंजेस। जितना ज्यादा टाइम कांस्टेंट है, क्योंकि 60% होने में उतना ही ज्यादा टाइम लगेगा, यानी कि स्लोली स्लोली इंक्रीज हो रही है। तो यहां देखें तो गेस करो किसका टाइम कांस्टेंट ज्यादा होगा, ए में फास्ट हो रही है करंट इंक्रीज, बी में स्लोली हो रही है, यानी कि टॉबी जो है वो टॉए से बड़ा है, दैट मींस एल बी अपॉन आर बी इज ग्रेटर देन एल ए अपॉन आर ए। तो इस तरह से हम रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट डीके ऑफ करंट, डीके ऑफ करंट में हमने क्या किया, डीके ऑफ करंट में पहले स्विच S1 क्लोज्ड है और S2 ओपन है, स्विच S1 क्लोज्ड है और S2 ओपन है, तो बाहर बाहर कांस्टेंट करंट फ्लो होती रहेगी स्टेडी स्टेट में E बाय आर। आपने t बराबर 0 पे S2 को क्लोज कर दिया और S1 ओपन कर दिया, t बराबर 0 पे S2 क्लोज किया और S1 ओपन कर दिया, तो अब बैटरी हट गई सर्किट में क्योंकि S1 ओपन कर दिया और S2 क्लोज कर दिया। क्या किया, एट t इक्वल 0, एट t इक्वल 0 S2 क्लोज्ड S1 ओपनड। तो ऐसे में बैटरी क्योंकि हट गई तो अब इंडक्टर में जो स्टोर्ड एनर्जी है हाफ एल आई स्क्वायर वो धीरे धीरे कम होने लगेगी और फाइनली जीरो हो जाएगी, तो ये डीके सर्किट होगा। तो डीके सर्किट में हम किरचॉफ की इक्वेशन लिखेंगे, देखिए पहले करंट ऐसे फ्लो हो रही थी, तो डीके सर्किट में हम किरचॉफ की इक्वेशन लिखेंगे, तो माइनस आई आर माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर 0। तो माइनस एल डी आई बाई डी टी एक्चुअली वीएल है क्योंकि डी आई बाई डी टी इस समय नेगेटिव है क्योंकि करंट कम हो रही है, तो वीएल बराबर वी आर, इंडक्टर रजिस्टर पे वोल्टेज हमेशा बराबर है माइनस एल डी आई बाई डी टी। इस केस में डी आई बाई डी टी नेगेटिव होगा क्योंकि करंट कम हो रही है। तो करंट का फंक्शन आई बराबर आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई टॉ, इसको लिख सकते हैं आई नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई टॉ, आई नॉट ई बाय आर है और टॉ एल बाय आर है। आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट 1 बाई ई, यानी करंट 0.37 टाइम्स हो जाएगी स्टडी स्टार्टिंग वैल्यू की, यानी कि 63% से डिक्रीज हो जाएगी। तो वन टाइम कांस्टेंट पे जो करंट है वो 0.37 रह गई है, 63% से डिक्रीज हो गई है ना। तो ये अपन देख रहे हैं, तो जितनी भी इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी हाफ एल आई स्क्वायर वो सारी की सारी एनर्जी हीट की फॉर्म में रेजिस्टर में डिसिपेट हो जाएगी। मान लीजिए किसी क्वेश्चन बोला कि टाइम t1 से t2 के बीच में कितनी हीट डिसिपेट हो रही है, तो आप क्या करो, करंट के फॉर्मूला में टाइम t1 रख के करंट निकाल लो, करंट के फॉर्मूला में टाइम t2 रख के करंट निकाल लो और इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी का डिफरेंस निकाल लो, हाफ Li1 स्क्वायर माइनस हाफ Li2 स्क्वायर। तो जो इंडक्टर में जो रेजिस्टर में हीट डिसिपेट हुई है, जितनी इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी कम हुई है वो सारी की सारी एनर्जी रेजिस्टर में हीट के फॉर्म में डिसिपेट हुई है। तो हाफ एल आई एट टी बराबर t1 का स्क्वायर माइनस आई एट टी बराबर t2 का स्क्वायर, ये जितना एनर्जी में लॉस हुआ है ये सारा का सारा कहाँ गया है, हीट में गया है। और ये 0 से इन्फिनिटी में देखेंगे तो पूरी की पूरी एनर्जी जो इंडक्टर में स्टोर थी हाफ एल आई स्क्वायर वो पूरी की पूरी रेजिस्टर में हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगी। यदि ग्रोथ सर्किट है तो आई बराबर आई नॉट 1 माइनस ई टू माइनस टी बाई टॉ, डीके सर्किट है तो आई बराबर आई नॉट ई टू माइनस टी बाई टॉ। इंडक्टर में वोल्टेज वहाँ एल डी आई डी टी, यहाँ माइनस एल डी आई डी टी, है ना। और ग्राफ्स अपन ने देख लिए, और टी बराबर 0 प्लस पे ग्रोथ सर्किट में इंडक्टर ओपन सर्किट की तरह एक्ट करेगा, करंट चेंज नहीं होगी एब्रेटली, एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम इंडक्टर वायर की तरह एक्ट करेगा। और बाय द वे इंडक्टर आइडियल नहीं है, एल और आर लिखा हुआ है तो उसको ब्रेक कर लेंगे, आइडियल इंडक्टर प्लस रेजिस्टर।
अब दोस्तों इंडक्टर में पावर भी देख लें हम लोग, पावर इन इंडक्टर। तो पावर इन इंडक्टर कैसे, यहाँ पे एक अलग से अपन पेज ले लेते हैं। पावर इन इंडक्टर, पावर इंडक्टर क्या मतलब है, रेट एट विच एनर्जी इज स्टोर्ड इन इंडक्टर। ओके, रेट एट विच एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर। तो किसी भी डिवाइस के लिए पावर क्या है, किसी भी डिवाइस के लिए पावर है V इंटू आई, तो इंडक्टर के लिए VL इंटू आई। VL है हमारा L डी dt ग्रोथ सर्किट में, एन इंटू आई। अब आई की वैल्यू है आई नॉट 1 माइनस ई टू माइनस टी बाई टो, और डी आई बाई डी टी की वैल्यू है आई नॉट बाई टो ई टू माइनस टी बाई टो, डी बाई डी टी की डी आई बाई डी की वैल्यू है। तो टी बराबर जीरो पे, टी बराबर जीरो पे आई जीरो है, इसलिए पावर जीरो हुई, क्योंकि आई जीरो है टी बराबर जीरो पे। ओके, एंड टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे करंट चेंज होना बंद हो गई है, तो डी आई बाई डी टी एट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जीरो है, इसलिए पी एट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी जीरो है। तो पावर पहले बढ़ जीरो है, मैक्स हो रही है, जीरो टू मैक्स, पी चेंजेस फ्रॉम जीरो टू मैक्स एंड देन मैक्स टू जीरो, तो बीच में मैक्सिमम आएगा। और फंक्शन चाहिए तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ डाल दो, फंक्शन आ जाएगा। कब पावर मैक्सिमम हो रही है, डीपी बाई डी टी को जीरो के बराबर कर दो, तो वहां से मैक्सिमम आ जाएगा। मैथमेटिक्स से आराम से आप प्ले कर सकते हो। तो बस अपने को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए, ऐसे क्वेश्चन अपन आराम से सॉल्व कर सकते हैं, है ना। तो इंडक्टर में पावर कितनी है वो अपने देख ली, इंडक्टर में स्टोर्ड एनर्जी कितनी है, हाफ एल आई स्क्वायर के बराबर है। मान लीजिए कितना चार्ज फ्लो हुआ वो अपने निकालना है, तो करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम मालूम है, आई को इंटीग्रेट करेंगे तो चार्ज फ्लो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो लास्ट सर्किट अपने पूरा फिनिश किया। तो हमने बोला कि भाई जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है उसको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है, हमारे पास दो नियर बाय सर्किट्स है, एक को प्राइमरी बोलेंगे जिसमें करंट फ्लो हो रही है, और दूसरे में कोई करंट फ्लो नहीं हो रही। तो प्राइमरी सर्किट में करंट फ्लो हो रही है, मान लीजिए ये सर्किट है हमारे पास में, तो इस सर्किट को हम प्राइमरी सर्किट बोल रहे हैं, इसमें करंट फ्लो हो रही है, वेरिएबल रेजिस्टर है। और यहां पे आपने एक और सर्किट लगा रखा है जिसमें गैल्वेनोमीटर इंसर्टेड है। तो ये प्राइमरी हो गया और ये सेकेंडरी हो गया। अब आप फर्स्ट सर्किट में करंट चेंज कर रहे हो, तो फर्स्ट में ईएमएफ जनरेट होगा, करंट आएगी, होता है सेल्फ इंडक्शन। फर्स्ट सर्किट में करंट चेंज कर रहे हो और नियर बाय सर्किट में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, नियर बाय सर्किट में करंट आ रही है, उसको बोलेंगे म्यूचुअल इंडक्टेंस। फिनोमेना ऑफ अपीयरेंस ऑफ ईएमएफ इन अ सर्किट ड्यू टू चेंजेस इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ नियर बाय सर्किट। फिनोमेना ऑफ appearance of EMF in a circuit due to changes in the magnetic field of a nearby circuit, that is called mutual induction. Phenomena is called mutual induction and the property is called mutual inductance. तो दो नियर बाय सर्किट्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस ज्यादा है, यानी कि एक में करंट चेंज करने पे दूसरे में ईएमएफ उतना ही ज्यादा जनरेट होगा। म्यूचुअल इंडक्टेंस इग्नोर करना है, यानी कि पहले में करंट चेंज करेंगे तो दूसरे में कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस फर्स्ट सर्किट में करंट चेंज हो रही है और सेकंड में ईएमएफ जनरेट हो रहा है, वो फिनोमेना को अपन म्यूचुअल इंडक्शन बोल रहे हैं, प्रॉपर्टी को म्यूचुअल इंडक्टेंस बोल रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों जैसे अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट डिफाइन करते हैं, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2, यानी कि 2 में करंट फ्लो हो रही है, 1 में ईएमएफ निकालना है। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट जैसे सेल्फ इंडक्टेंस में n phi अपॉन i होता है, ऐसे म्यूचुअल इंडक्टेंस में हमारा हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स इन 1, नंबर ऑफ टर्न्स इन 1, फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 अपॉन करंट ऑफ 2। म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 1 ड्यू टू 2 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन 1, फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 अपॉन करंट ऑफ 2। ऐसे म्यूचुअल इंडक्टेंस इन 2 ड्यू टू 1, 1 में करंट फ्लो हो रही है, 2 में म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन 2, फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 अपॉन करंट ऑफ 1। अब एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम, रेसिप्रोसिटी थ्योरम कहती है कि आप 1 में करंट एज्यूम करके 2 में से फ्लक्स निकालो, या 2 में से करंट एज्यूम करके 1 में से फ्लक्स निकालो, म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट सेम आएगा, M12 बराबर M21। तो इसलिए हम सब्सक्रिप्ट नहीं लगाते हैं और हम इसको जस्ट M बोल देते हैं। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट हम दो तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 में करंट एज्यूम करें तो 2 में से फ्लक्स निकालना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन 2, फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 अपॉन करंट ऑफ 1, या 2 में करंट एज्यूम करें तो 1 में से फ्लक्स निकालना होगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन 1, फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 अपॉन करंट ऑफ 2। इस तरह से अपन म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट निकालेंगे। ये फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट निकालने का है। म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट किन फैक्टर्स पे डिपेंडेंट है, दोनों सर्किट्स की शेप, साइज यानी कि ज्योमेट्री पे, रिलेटिव पोजीशनिंग पे, और कौन सा इंटरवेनिंग मीडियम है उस पर डिपेंडेंट है, कितनी करंट फ्लो हो रही है उससे इंडिपेंडेंट है। तो ये फॉर्मूला म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट निकालने का काम आएगा। अब दूसरा है हमारे पास में इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना। तो सेल्फ इंडक्टेंस में इंड्यूस्ड ईएमएफ होता था -L dI/dt, यहां 1 में करंट चेंज होगी तो 2 में ईएमएफ आएगा, तो E2 इज -M dI1/dt। 2 में ईएमएफ आ रहा है तो 1 में करंट चेंज हो रही है, तो E2 इज -M dI1/dt, और 1 में ईएमएफ आ रहा है तो 2 में करंट चेंज हो रही है, E1 इज -M dI2/dt। तो ये फॉर्मूला हो गया, E2 बराबर -M dI1/dt या E1 बराबर -M dI2/dt। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड्स ऑन ज्योमेट्री ऑफ द टू सर्किट्स, शेप, साइज एंड रिलेटिव पोजीशनिंग, और कौन सा इंटरवेनिंग मीडियम है उस पर डिपेंडेंट होगा, करंट से इंडिपेंडेंट होगा। अब कुछ सर्किट्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस देखें जो स्टैंडर्ड है।
तो जैसे यहाँ पे 2 कॉन्सेंट्रिक कॉइल्स है और हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट निकालना है। दोस्तों थ्योरेटिकली 1 में करंट अज्यूम करके 2 में से फ्लक्स निकालो और फिर m निकालो, या 2 में करंट अज्यूम करके 1 में से फ्लक्स निकालो और फिर m निकालो। थ्योरेटिकली दोनों सेम है, बट प्रैक्टिकली हमेशा पॉसिबल नहीं होगा, जरूरी नहीं है कि हम दोनों तरह से कर पाएं। ऐसा हो सकता है कि 1 में करंट अज्यूम करके 2 में से फ्लक्स निकालना तो हमारे लिए मैथमेटिकली पॉसिबल है, बट 2 में करंट अज्यूम करके 1 में से फ्लक्स निकालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 2 में करंट अज्यूम करके 2 के फील्ड का फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल नहीं है 1 में से। तो ऐसे में हमें देखना रहेगा कि किस में करंट अज्यूम करें, किस में से फ्लक्स निकालें। जैसे यहाँ पे देखें, यदि बड़ी कॉइल में करंट अज्यूम करते हैं तो छोटी कॉइल के सेंटर पे जितना फील्ड है हम मान सकते हैं कि पूरे क्रॉस सेक्शन में उतना ही फील्ड है छोटी कॉइल के, क्योंकि कॉइल छोटी है, तो अजम्पशन जस्टिफाइड है। बट यदि 2 में करंट अज्यूम करें, तो ये छोटी वाली कॉइल में करंट अज्यूम करें, छोटी वाली को अपन R1 बोल देते हैं, ये R1 है और ये R2 है, R1 R2। तो छोटी वाली कॉइल में करंट अज्यूम करें और बड़ी में से फ्लक्स निकालना चाहें, तो फिर अजम्पशन जस्टिफाइड नहीं होगा कि जितना सेंटर पे फील्ड है उतना ही पूरे एरिया में फील्ड है, वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ बड़ी वाली कॉइल में करंट अज्यूम करना होगा, छोटी में से फ्लक्स निकालना होगा। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट निकालना है, सेकंड में करंट अज्यूम करनी है, यानी 1 में से फ्लक्स निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन 1, फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 अपॉन करंट ऑफ 2, दैट इज नंबर ऑफ टर्न्स इन 1, फ्लक्स इन 1 ड्यू टू करंट ऑफ 2, तो एरिया ऑफ 1, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 अपॉन I2, दैट इज N1, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 म्यू नॉट N2 I2 अपॉन 2R2 इंटू A1 अपॉन I2। तो ये आ गया म्यू नॉट N1 N2 A1 अपॉन 2R2। तो हमेशा म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट N1 N2 के प्रोपोर्शनलिटी में आएगा, प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनलिटी में आएगा। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सॉलोनॉइड। अच्छा, यहाँ पे मान लीजिए हमें 1 की वजह से 2 में से फ्लक्स निकालना है। सपोज हमें क्वेश्चन गिवन है कि 1 में करंट इतनी है और 2 में से फ्लक्स निकालो, तो फिर हम रेसिप्रोसिटी थ्योरम यूज में ले लेंगे कि नंबर ऑफ टर्न्स इन 1, फ्लक्स इन 1 ड्यू टू 2 अपॉन करंट ऑफ 2 इज नंबर ऑफ टर्न्स इन 2, फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 अपॉन करंट ऑफ 1। अब हमें निकालना है फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1, ये निकालना है, तो इसको रीअरेंज कर लो। फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 is I1 upon I2 into N1 upon N2 into 512। 512 अपन ने निकाला अभी, बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो 521 आ जाएगा। तो ऐसे रेसिप्रोसिटी थ्योरम से जब फ्लक्स निकालना डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है तो हम निकाल सकते हैं। मेंस में क्वेश्चन भी आया हुआ है, अभी मैं आपको सॉल्व कराऊंगा एग्जांपल में। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ सॉलोनॉइड सराउंडेड बाय कॉइल, यहाँ पे भी अपन देखें, देखिए सॉलोनॉइड में करंट अज्यूम करते हैं, तो सॉलोनॉइड में हमें मालूम मैग्नेटिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म है और बाहर जीरो है। तो सॉलोनॉइड में करंट अज्यूम करते हैं तो कॉइल के केवल इतने एरिया में से फ्लक्स जाएगा और यहाँ फील्ड यूनिफॉर्म है, बाहर जीरो है, तो फ्लक्स निकाल सकते हैं। बट कॉइल में करंट अज्यूम करेंगे तो सॉलोनॉइड के अलग अलग टर्न्स पे कॉइल का फील्ड अलग अलग होगा, तो हम फ्लक्स इंटीग्रेट करके हमें निकालना पड़ेगा, हम डायरेक्ट नहीं निकाल सकते हैं क्योंकि कॉइल का एक्सिस पे फील्ड वेरी करेगा। इसलिए यदि कॉइल में करंट अज्यूम करते हो, सॉलोनॉइड में से फ्लक्स निकालते हो, तो यहाँ पे बेटर अप्रोच क्या रहेगी कि अपन सॉलोनॉइड में करंट अज्यूम करें और कॉइल में से फ्लक्स निकालें। सॉलोनॉइड को अपने 1 बोला है, कॉइल को अपने 2 बोला है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंसेस 2 में से निकालना है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन 2, फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1 अपॉन करंट ऑफ 1। नाउ फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इन 2 ड्यू टू 1, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1, और एरिया भी 1 का ही काम आएगा क्योंकि बाहर फील्ड 0 है, तो इनटू A1 अपॉन I1, दैट इज N2। सॉलोनॉइड का फील्ड हो गया म्यू नॉट N1 अपॉन L, स्मॉल n हो गया, इनटू I1 इनटू A1 अपॉन I1, I1 कैंसिल हो गया, तो आ गया म्यू नॉट N1 N2 A1 सॉलोनॉइड का एरिया अपॉन L। ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट आ गया। ऐसे अपन देखें म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 सॉलोनॉइड, अब ये एक ही कोर के ऊपर दोनों सॉलोनॉइड्स रैप्ड है, तो 1 का पूरा पूरा फ्लक्स 2 में से लिंक हो रहा है, तो यहाँ पे चाहे 2 में करंट अज्यूम करके 1 में से फ्लक्स निकालो या 1 में करंट अज्यूम करके 2 में से फ्लक्स निकालो, सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का कोएफिशिएंट निकालेंगे तो आ जाएगा म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L, वहाँ पे A1 अपॉन L था, यहाँ पे म्यू नॉट N1 N2 A अपॉन L। तो ये अलग अलग सर्किट्स के अपन ने म्यूचुअल इंडक्टेंस के कोएफिशिएंट देखे। दोस्तों म्यूचुअल इंडक्टेंस के कोएफिशिएंट की बात हम तभी करते हैं जबकि क्वेश्चन में हमें या तो कैपिटल एम गिवन है या पूछा है, अदरवाइज हम डायरेक्टली फैराडेज लॉ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कैपिटल एम का डिस्कशन हम तभी करते हैं जबकि या तो क्वेश्चन में कैपिटल एम गिवन है तो उसको यूज में लेकर हमें इंड्यूस ईएमएफ निकालना है, और या फिर कैपिटल एम हमें कैलकुलेट करना है, अदरवाइज कैपिटल एम का डिस्कशन अवॉइड करते हैं, हम डायरेक्टली फैराडेज लॉ से ही क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो अब म्यूचुअल इंडक्टेंस का छोटा सा सेक्शन है, फॉर्मुला बेस्ड है। लास्ट सेक्शन पे आते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स। एनसीईआरटी में नहीं गिवन है बट हमारे लिए काम कीजिए। इंडक्ट जैसे रेजिस्टर्स को कंबाइन करते हैं, कैपेसिटर्स को कंबाइन करते हैं, सेल्स को कंबाइन करते हैं, ऐसे इंडक्टर्स को कंबाइन करते हैं। हम मान के चल रहे हैं कि इंडक्टर्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस नेग्लिजिबल है, यानी कि 1 2 आपस में एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहे हैं। 1 में करंट चेंज हो रही है तो 2 में ईएमएफ नहीं आ रहा है, 2 में करंट चेंज हो रही है तो 1 में ईएमएफ नहीं आ रहा है, आपस में एक दूसरे पे इन्फ्लुएंस नहीं डाल रहे हैं, ये अपन मान के चल रहे हैं। ओके, तो ऐसे में सीरीज कॉम्बिनेशन में हम किरचॉफ लिखेंगे तो माइनस L1 di1 by dt di by dt माइनस L di by dt माइनस L2 di by dt, ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा एन पॉइंट्स के बीच में। और एक सिंगल कॉइल होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस होगा माइनस L di by dt। तो यहाँ से सेल्फ इंडक्टेंस आ रहा है L1 प्लस L2, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में सेल्फ इंडक्टेंस होगा L1 प्लस L2। ऑलराइट, यहाँ हमने सेल्फ इंडक्टेंस, हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस को इग्नोर किया है, बट यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस पे इनकॉर्पोरेट करना है तो मैं आपको ये लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम में डिराइव करना डिफिकल्ट होगा, आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, तो लर्न करने के लिए बोल रहा हूँ। यदि आपस में म्यूचुअल इंडक्टेंस कैपिटल में, तो ऐसे में यदि म्यूचुअल इंडक्टेंस को इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं तो दोनों कॉइल्स में यदि एक ही सेंस में करंट फ्लो हो रही है, देखो यहाँ पे एक ही सेंस में करंट फ्लो हो रही है, ऐसे करंट
और यहाँ पे भी करंट ऐसे एक ही सेंस में फ्लो हो रही है, तो दोनों कॉइल में एक ही सेंस में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो ऐसे में फॉर्मूला होगा L1 प्लस L2 प्लस 2M, जब दोनों में एक ही सेंस में करंट फ्लो हो रही है। और कॉइल की वाइंडिंग ऐसी है कि करंट ऑपोजिट सेंस में फ्लो हो रही है, यहाँ देखो ऐसे हो रही है और यहाँ ऑपोजिट सेंस में ऐसे हो रही है। तो ऐसे में L1 प्लस L2 माइनस 2M, M इग्नोर कर रहे हो तब तो L बराबर L1 प्लस L2, M इनकॉर्पोरेट कर रहे हो तो यदि सेम सेंस में करंट फ्लो हो रही है तो L1 प्लस L2 प्लस 2M, और ऑपोजिट सेंस में करंट फ्लो हो रही है तो L1 प्लस L2 माइनस 2M, ये हमें याद रखना है। तो बाय द वे LR सर्किट में 2 इंडक्टर सीरीज में गिवन है, तो अपन डायरेक्टली L इक्विवेलेंट L1 प्लस L2 ले लेंगे। मोस्टली M वाला नहीं होता है, बट फिर भी एग्जामिनर पूछता है तो आपको ध्यान रहे L1 प्लस L2 प्लस 2M, L1 प्लस L2 माइनस 2M। ओके, अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये 2 इंडक्टर्स हैं जो कि आपस में पैरेलल में, हम म्यूचुअल इंडक्टेंस इग्नोर कर रहे हैं। ओके, तो यहां से करंट I आ रही है, इधर I1 जा रही है, इधर I2 जा रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऊपर वाले में माइनस L1 di1 बाई dt, इधर माइनस L2 di2 बाई dt, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ रहा है। और इसकी जगह एक सिंगल इंडक्टर लगाते हैं जिसमें I करंट फ्लो कराएं, तो उसमें भी इतना ही पोटेंशियल डिफरेंस आना चाहिए, तो माइनस L di बाई dt, I बराबर I1 प्लस I2 है। हमने इसको रिप्लेस किया है एक सिंगल इंडक्टर से जिसमें I करंट जा रही है, तो जितना यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ आना चाहिए, तो इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस को अपन ने इक्वेट कर दिया। यहाँ माइनस L1 di1 बाई dt, यहाँ माइनस L2 di2 बाई dt, इसलिए सिंगल है तो माइनस L di बाई dt इक्वेट कर दिया। इसको डिफरेंशिएट कर दो, di बाई dt di1 बाई dt, di बाई dt di1 बाई dt प्लस di2 बाई dt, और ये di बाई dt di1 बाई dt di1 बाई dt di2 बाई dt की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो इसके टर्म्स में, तो पूरा सिंप्लीफाई होके ये हमारे पास आ जाएगा 1 बाई L बराबर 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन जैसे रेजिस्टर्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही 1 बाई L1 प्लस 1 बाई L2। इन केस कैपिटल में इनकॉर्पोरेट करना है तो यदि वाइंडिंग इस तरह से कि दोनों में सेम सेंस में करंट फ्लो हो रही है तो 1 अपॉन L1 प्लस M 1 अपॉन L2 प्लस M, और ऑपोजिट सेंस में करंट फ्लो हो रही है तो 1 अपॉन L1 माइनस M प्लस 1 अपॉन L2 माइनस M, ये हमारा फॉर्मुला लगेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का। तो ये मैं याद रखने के लिए सजेस्ट करूंगा दोस्तों। इंडक्टर में पैरेलल में करंट किस रेशो में डिवाइड होगी, तो ये अपने को ध्यान रखना है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये थोड़ा सा यहाँ पे टाइपोग्राफिकल एरर है, आई इसको अपन कट कर देते हैं, आई जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल होगा, यानी कि I1 इज टू I2 इज टू I3, जो डिवाइड होगी इंडक्टर में करंट 1 अपॉन N1 इज टू 1 अपॉन L2 इज टू 1 अपॉन L3। पैरेलल में करंट इंडक्टेंसेस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगी, I1 इज टू I2 इज टू I3 1 अपॉन L1 इज टू 1 अपॉन L2 इज टू 1 अपॉन L3। जैसे मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मैंने आपको दिया कि भाई यहाँ पे एक बैटरी है, ये रेजिस्टर है, स्विच है, और यहाँ 2 इंडक्टर्स हैं। ओके, आर मैंने दे रखा है सपोज 4 ओम, और ईएमएफ दे रखा है मैंने 12 वोल्ट, L1 की वैल्यू है सपोज 2 हेनरी, L2 की वैल्यू है 3 हेनरी। बोला फाइंड करंट थ्रू बोथ इंडक्टर्स इन स्टेडी स्टेट। स्टेडी स्टेट में दोनों इंडक्टर्स के थ्रू करंट निकालनी है ना। तो स्टेडी स्टेट में इंडक्टर वायर की तरह रोल करेगा, तो ऐसे केस में स्टेडी स्टेट में टोटल करंट कितनी होगी, E बाई आर, दैट इज 3 एम्पियर। अब इन दोनों में डिवाइड करना है, तो आधी आधी डिवाइड नहीं करनी, आप बोलोगे वायर है तो आधी आधी नहीं, इंडक्टर में इंडक्टेंसेस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगी, I1 अपॉन I2 इज L2 अपॉन L1, दैट इज 3 बाई 2। तो I1 इज 3 अपॉन 3 प्लस 2 इंटू टोटल करंट विच इज 3 एम्पियर, तो 9 अपॉन 5 1.8 एम्पियर I1 में से आ रही है, 1 में से आ रही है, तो सेकंड में से जाएगी 1.2 एम्पियर जाएगी। तो ऐसे इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगी। तो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो मोशन ईएमएफ में है, ये हमारे पास कंडक्टिंग रेल्स है, और आपने T बराबर 0 पे ये रेजिस्टेंस आर है, लेंथ L है, इसका रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर यूनिफॉर्म है। एट T बराबर 0 a constant force starts pulling the rod। तो जैसे ही ये फोर्स पुल करना स्टार्ट करेगा, है ना, ये फोर्स पुल करना स्टार्ट करेगा, तो फोर्स पुल करना स्टार्ट करेगा तो इसमें स्पीड आना स्टार्ट होगी, स्पीड आना स्टार्ट होगी तो मोशनल ईएमएफ आना स्टार्ट होगा। जैसे जैसे फोर्स स्पीड बढ़ेगी मोशनल ईएमएफ बढ़ेगा, मोशनल ईएमएफ बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगी, विथ इंक्रीज इन टाइम क्या होगा, टाइम इंक्रीज होगा, तो इसी वजह से स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि फोर्स लग रहा है एक्सेलरेशन आएगा, स्पीड बढ़ेगी तो मोशनल ईएमएफ बीवीएल बढ़ेगा, मोशनल ईएमएफ बढ़ेगा तो इस सर्किट में जो करंट है वो बढ़ेगी, सर्किट में करंट बढ़ेगी तो मैग्नेटिक फोर्स जो बीआईएल है पीछे की तरफ वो बढ़ेगा। तो लगातार ये बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे, कब तक, तब तक कि एफ बीआईएल के बराबर नहीं हो जाए। तो अल्टीमेटली एक स्टेडी स्टेट आ जाएगी, इन स्टेडी स्टेट हमारा एफ है
वो BIL के बराबर हो जाएगा। तो यदि मान लो स्टडी स्टेट में करंट निकालनी है तो बस यहीं से निकाल दी, F इज BIL, तो स्टडी स्टेट करंट अपने मालूम पड़ गई, I बराबर F अपॉन BL। या अपने को स्टडी स्टेट स्पीड निकालनी है तो I को लिखा अपन ने BVL अपॉन रेजिस्टेंस। तो यहाँ से स्टडी स्टेट हमारी वेलोसिटी आ गई, स्टडी स्टेट वेलोसिटी कितनी है। तो ऐसे ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है कि आप एक कांस्टेंट फोर्स लगा रहे हो T बराबर 0 पे, अल्टीमेटली कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, तो मेरे को या तो कांस्टेंट स्पीड निकालनी है, करंट निकालनी है। तो जब स्टडी स्टेट आएगी तो मैग्नेटिक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स को बैलेंस कर रहा होगा, F बराबर BIL, और वहां से आप स्पीड निकाल सकते हैं। मान लीजिए इसी को वर्टिकल में हैंग कर दें तो mg कांस्टेंट फोर्स हो जाएगा, इसको इंक्लाइन प्लेन पे कर दें तो mg साइन थीटा कांस्टेंट फोर्स हो जाएगा। तो इस तरह से ये एक स्टैंडर्ड सिचुएशन। ऐसे ही क्या है, ऐसे ही है, मान लीजिए आपने एक बैटरी है सेम सिचुएशन में, और ये रेजिस्टेंस है, ये कंडक्टिंग रेल्स है, कोई रेजिस्टेंस आर है, लेंथ एल है, मास एम है, और T बराबर 0 पे स्विच क्लोज कर दिया। ओके, तो T बराबर 0 पे स्विच क्लोज कर दिया और मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म अंदर दे रखा है। तो जैसे स्विच क्लोज करेंगे तो सर्किट में करंट आएगी। अभी स्पीड 0 है, T बराबर 0 पे स्पीड 0 है, तो जैसे ही स्विच क्लोज करेंगे तो सर्किट में करंट आएगी। करंट आएगी, किधर आएगी करंट, करंट ऐसे आएगी, तो मैग्नेटिक फोर्स ऐसे लगेगा, वो उसको स्पीड अप करेगा। तो जैसे ही करंट आएगी तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा, और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ेगी तो मोशनल ईएमएफ E बराबर BVL जनरेट होगा, वो भी बढ़ेगा। देखो कैसा आएगा मोशनल ईएमएफ, जैसे ये स्लाइडर मूव करना स्टार्ट करेगा और कुछ स्पीड गेन करेगा, तो ऐसे में ये जो मोशनल ईएमएफ है इसकी स्पीड भी इस तरफ है, तो V क्रॉस B पॉजिटिव इधर आएगा, नेगेटिव ऐसे आएगा, BVL आएगा। तो ये तो E है और ये 0 से बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो डोमिनेट यही करेगा, डोमिनेट यही करेगा। तो BVL बढ़ेगा, BVL बढ़ेगा तो सर्किट में जो नेट करंट है वो कम होती थी, बट जब तक करंट रहेगी मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, और मैग्नेटिक फोर्स रहेगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड बढ़ती जाएगी, मोशन ईएमएफ बढ़ता जाएगा, तो नेट ईएमएफ कम होता जाएगा, और फाइनली स्टेडी स्टेट में, इन स्टेडी स्टेट नेट ईएमएफ 0 हो जाएगा, मतलब E बराबर BVL हो जाएगा। तो ये स्टेडी स्टेट वेलोसिटी निकाल सकते हैं। अब कंडक्टर कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, कंडक्टर कांस्टेंट स्पीड से चलता रहेगा, सर्किट में करंट 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन है जिसमें कि कंडक्टर के साथ अपन डील कर रहे हैं। मान लीजिए ऐसी एक और सिचुएशन जिसमें मेंस मिड साइड एडवांस सबके लिए आपने T बराबर 0 पे स्लाइडर को V0 स्पीड दी, T बराबर 0 पे, रेजिस्टेंस R, लेंथ L, मास M, T बराबर 0 पे, और लॉन्च कर दिया। ये जो कंडक्टिंग रेल्स हैं ये स्मूथ है, कंडक्टिंग रेल्स स्मूथ है। अब ये तो आपने जैसे ही स्पीड दी तो मोशन ईएमएफ आएगा, मोशन ईएमएफ आएगा तो करंट आएगी, और करंट आएगी तो मैग्नेटिक फोर्स आएगा जो इसके मोशन का अपोज करेगा। यदि हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो उस मोशन ईएमएफ की वजह से धीरे धीरे स्पीड ये कम होने लगेगी, और फाइनली कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, है ना। सो स्पीड विल कीप ऑन डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, एंड फाइनली रॉड स्टॉप्स। कितनी हीट जनरेट हुई इस पूरे प्रोसेस में, जितनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी वो सारी की सारी हीट की फॉर्म में चली गई। यदि हमें एज अ फंक्शन ऑफ टाइम स्पीड निकालनी है तो जनरल टाइम टी पे अपन देख लें, तो जनरल टाइम टी पे इस रॉड की वेलोसिटी v है एट टाइम t, है ना। तो रॉड की वेलोसिटी v है तो मोशन ईएमएफ ऐसा आ रहा है, BVL, ये r है, इधर रेजिस्टेंस स्मॉल r है, जो करंट आ रही है वो BVL अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल r आ रही है, जो मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है वो BIL, नेगेटिव साइन लगा रहा हूँ क्योंकि मोशन के ऑपोजिट आ रहा है, तो जाएगा माइनस B² L² अपॉन R प्लस R, ये मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है, एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फोर्स अपॉन m, दिस अपॉन m, तो ये एक्सेलरेशन आ रहा है, BIL, तो BVL, तो BIL अपॉन m, B² L² V अपॉन m R प्लस R, ये हमारा मैग्नेटिक फोर्स आ रहा है। तो ये मैग्नेटिक फोर्स माइनस V के प्रोपोर्शनली में आ रहा है, जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी मैग्नेटिक फोर्स कम होता जाएगा। तो इसको dV/dt लिख के dV/V बराबर माइनस B² L² अपॉन m R प्लस R dt, इसको आप अपन इंटीग्रेट कर सकते हैं V0 से V और 0 से T, तो हमारा V एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ सकता है। तो ये कनेक्टर की प्रॉब्लम जो है ये भी अभी मेंस में अभी तक तो नहीं आई है, बट मतलब क्योंकि एक्सपेंशन होता जा रहा है, नए नए क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो अलग अलग चीज़ें और टच होंगी, तो ये भी अपन सेक्शन ध्यान रखें तो अपने लिए हेल्पफुल रहेगा। तो अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में पूरा राइट फ्रॉम मैग्नेटिक फ्लक्स से लेके कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर्स तक पूरा एग्जॉस्टिवली फिनिश किया है। मेंस, बिट सेट और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अपन एग्जॉस्टिवली कवर अप किया है। एडवांस के लिए हमने बेसिक थ्योरी पूरी कवर अप कर ली है, बस प्रॉब्लम्स का लेवल अपने को और एनहांस करना है जो आगे के सेशंस में हम लोग लेंगे। तो गाइज जैसा मैंने सेशन में पहले बोला कि अपना लेवल हर दिन इंक्रीज करना है, ऑडिट प्लानिंग डिसिप्लिन को अपना रूटीन का पार्ट बनाना है और हर दिन इंक्रीमेंट लेकर आना है, होपफुल रहना है,
चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, घबराना नहीं है, पढ़ना है एंड स्टे कनेक्टेड विथ योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।